तो हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी में स्वागत है। आज हमारा चैप्टर 8 क्लास 12th का डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। हमने अंडरस्टैंडिंग डेटा देख लिया था, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में पता चला था। अब ये जो है यहाँ से थोड़ा मेन चीज़ें आने लगती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। एमसीक्यू आने के भी चांसेस हैं और बड़ा क्वेश्चन तो आने ही वाला है 4 नंबर वाला। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि एक टीचर को जब अटेंडेंस लेते हैं तो एब्सेंट और प्रेजेंट लगाते हैं। तो ये एक टीडियस टास्क है। यहाँ पे उनको 50 × 26 रिकॉर्ड्स, यानी मान लेते हैं कि मंथ में अगर 26 वर्किंग डेज है तो टीचर को हर बार मैन्युअली लिखना पड़ेगा। और डेटा का साइज़ बढ़ते बढ़ते रजिस्टर होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, ये रजिस्टर, वो रजिस्टर। तो सब कुछ इकट्ठा हो जाते हैं और अगर कोई रजिस्टर भर जाता है तो फिर मैनुअली हमें अलग से दोबारा से रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे पास, जैसे कि entry of the student details, roll number और name in the new attendance register when the student is promoted to the next class। तो जब भी नए क्लास में बच्चे जाएंगे तो फिर से दोबारा नाम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा। अगला है राइटिंग स्टूडेंट डिटेल ऑन ईच मंथ अटेंडेंस पेज। ठीक है, हर महीने का अटेंडेंस पेज बनेगा जहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, इनकरेक्ट नेम हो सकता है। ठीक है, या कुछ बच्चों का रिकॉर्ड भी स्किप हो सकता है। लॉस ऑफ डेटा इन केस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस और डैमेज। ठीक है, तो ऐसा हो सकता था कि कोई बच्चे का ही ट्रांसफ़र हो गया, या ऐसा हो जाएगा कि अटेंडेंस रजिस्टर ही डैमेज हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर मंथ पे चाय गिर गई मान लो टीचर की। या इरानियस कैलकुलेशन वाइल कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड मैनुअली। हम मैम काउंट कर रहे हैं कि बच्चा इस महीने कितनी बार आया है, प्रेजेंट 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 काउंट कर रही है और 1 2 दिन छूट गए। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 50 बच्चों की लिस्ट में हर किसी का सही आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारे कारण रहते हैं हमारे, कि दैट्स वाई हम डेटा को मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो कोई पूछे कि क्यों हमें इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये सब तुम केस समझा सकते हो। इन द ऑफिस स्टाफ ऑल्सो मैनुअली मेंटेन स्टूडेंट डिटेल्स वाया रोल नंबर, विच इज़ रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ विद रिस्पेक्टिव गार्जियन डिटेल। ठीक है, जो गार्जियन का नाम, मतलब गार्जियन क्या होता है, जिसके पेरेंट्स होते हैं या कोई और किसी के साथ रहता है तो उनकी डिटेल्स। तो ऑफिस स्टाफ को भी मेंटेन करना पड़ता है ना, हर स्टूडेंट के लिए। और यहाँ से इंफॉर्मेशन फाइंड करना बहुत ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर से, या कुछ डिलीट मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट टास्क है। टू ओवरकम इस हैसल को कम करने के लिए हम मैनुअली रिकॉर्ड जो करते हैं वो सही सही डिज़ायरेबल नहीं है। एक तरह से हमें कंप्यूटराइज सिस्टम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या हो, सिंपली कॉपी ऑफ द स्टूडेंट डिटेल टू द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द ओल्ड अटेंडेंस फाइल व्हेन स्टूडेंट आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक एक्सेल शीट की तरह इसको मान के चलो। तुम्हारे बच्चे नई क्लास में चले गए, हम कॉपी कर देंगे डिटेल को डायरेक्टली, नई शीट बना देंगे। फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्जियन। ठीक, कोई सा भी डेटा पता लगा सकते हैं, किसी का भी रोल नंबर फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अभी हम डीबीएमएस पे आए नहीं हैं। ठीक है, तो फाइल सिस्टम के बारे में समझते हैं। और ऐड मोर डिटेल, कोई अलग से डिटेल डालनी हो वेन एवर अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो ईजिली हो जाएगा। रजिस्टर में पेज नहीं है और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो मैनुअली दिक्कत है। मॉडिफाई कर सकते हैं अगर जब भी स्टूडेंट की डिटेल करनी हो, या रिमूव डिलीट कर सकते हैं डेटा जब भी स्टूडेंट स्कूल छोड़ के जाए, तो सीधा वो कॉलम ही हटा दो, कॉलम नहीं रो हटा दो। फाइल सिस्टम क्या होता है, यहाँ से हमारा पहला मतलब, ये एक तरह से कंप्यूटराइज थिंग है पहले तो। ठीक है, हम कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, मगर फाइल सिस्टम भी एक तरह का टीडियस टास्क है। अभी समझ में आएगा कैसे। अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर। एक कंटेनर है जो स्टोर करेगा डेटा कंप्यूटर में। फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो सकती है। कंटेंट ऑफ द फाइल क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोड हो सकता है, CSV फाइल्स हो सकती है, या पिक्चर, ऑडियो, वेब पेजेस, सब हो सकता है हमारे फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो कंटेनर की तरह समझो जो कि डेटा स्टोर करता है। फाइल स्टोर ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एसेस्ड डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिजायर्ड डेटा। तो तुम्हारे पास मान लो कि एक टेक्स्ट फाइल है, तुम्हें कुछ भी, किसी बच्चे का नाम फाइंड करना है तो Ctrl+F करके ढूंढ लो, ये फाइल में हो रहा है। बट टू एसेस द डेटा फॉर अ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन द स्कूल वेबसाइट, वन हैज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम टू एसेस डेटा फ्रॉम द फाइल। अब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पड़े हैं जहाँ पे हर क्लास के बच्चे का अटेंडेंस लिखा है। तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, लेट्स एक पाइथन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो कि डेटा फेच करेगा कि बच्चे की क्या अटेंडेंस रही है, कितनी बार प्रेजेंट दिखाया है उसको इस महीने, और वो अपडेट कर देगा हमारी स्कूल की वेबसाइट में।
ठीक है। तो कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्कूल एट स्कूल, अभी हम यही एग्जाम्पल समझते हैं। वी नीड टू स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट एंड अटेंडेंस इन टू सेपरेट फाइल। बच्चों का डेटा, उनका पेरेंट्स वेरेंट्स वगैरह के बारे में और अटेंडेंस के बारे में, जो कि हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगेगी, वो अलग अलग फाइल में होगा, है ना। तो टेबल शोज द कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट फाइल विच हैज 6 कॉलम। तो एक टेबल बनी हुई है, फाइल सिस्टम समझ रहे हैं अभी हम, जिसमें रोल नंबर, हमारा रोल नंबर बताएगा, नेम हमारा स्टूडेंट का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ बताएगा उसकी, उसके गार्जियन का, पापा का या मम्मी या कोई भी गार्जियन है, और फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। तो अब देखो, दिक्कतें तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएंगी जब तुम देखोगे कि दो फादर के नेम सेम हो सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों के बहुत सारे नाम होते हैं, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, 2-3 बच्चे होते हैं क्लास में, है ना। तो इस केस में क्या है, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, अभी हम नीचे देखने वाले हैं। मगर थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तुम्हें किस तरह से चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। और एक है 8.1 हमारी टेबल, जो कि स्टूडेंट के डिटेल्स हैं, एड्रेस क्या है, पापा का नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। और दूसरी हमारी टेबल है जो अटेंडेंस की डेट बता रहा है, रोल नंबर बता रहा है, उसका नाम बता रहा है लड़के का, और अटेंडेंस का स्टेटस प्रेजेंट है एब्सेंट है। तो तुम यहाँ देख रहे हो रोल नंबर और नाम फिर से आ गए, फिर से आ गए। तो टेबल दूसरी बनी है, मगर 2 कॉलम तो ऑलरेडी हमारे बने हुए थे। कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा, मतलब तुम्हें जिन लोगों को आइडिया है डीबीएमएस का, क्योंकि मैंने गेट ओरिएंटेड पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे रोल नंबर के बेसिस पे हम इसको फॉरेन की बना सकते थे यहाँ पे, मगर वो होता डेटाबेस डीबीएमएस में, है ना। यहाँ पे तो अभी फाइल सिस्टम समझ रहे हैं। तो ये सारी कमियां हम बताने जाएंगे जब पेपर में अगर आएगा सवाल कि एक फाइल सिस्टम में क्या कमियां हो सकती हैं। तो इस तरह मेंटेन करा गया है। तो लिमिटेशन, चलो बात इसी की कर रहे थे, तो फाइल सिस्टम बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल जब नंबर ऑफ फाइल इंक्रीज करती हैं। तो जब पूरे स्कूल का एक एक 10th क्लास में भी 4 सेक्शन है, वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ेगा, डिफिकल्टी इन एसेसिंग फाइल themselves डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा। फाइल खुद से नहीं बताता है, हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। डेटा मेंटेन इन अ फाइल आर एसेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऐसा भी हो सकता है हम एप्लीकेशन प्रोग्राम से हेल्प करें। तो डेवलपर को नहीं पता होगा कि डेटा कैसे एसेस करना है, सो समटाइम डिफिकल्ट रहता है डेटा को एसेस कर पाना इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। वन हैज़ टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एसेस डेटा। मान लो एक फाइल CSV है और दूसरी फाइल हमारी एक्सेल है ना। सी एक्सेल एक्सेल दिख जाता है, सी मतलब अगर हम CSV को ओपन करते हैं तो एक्सेल में खुलता है, मगर एक तरह से डेटा फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, कॉलम शिफ्ट हो सकते हैं आगे पीछे। तो ये सब डिफ़िकल्टी रहती है, इसको एक एप्लीकेशन डेवलपर को या जो प्रोग्रामर है उसको समझना होगा डेटा फेच करने के लिए। रिडंडेंसी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से रोल नंबर 3 और 5 के फादर का नेम सेम था, ठीक है, हिमांशु करके कुछ था, तो वो मेंटेन ट्वाइस करा गया है, 2 बार लिखा गया है। तो both these example are of redundancy which is difficult to avoid in a file system। फाइल सिस्टम में redundancy होगी ही होगी, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट का नाम दोनों जगह पे, एस नेम दोनों जगह पे रखा हुआ है, देखिए हिमांशु 2 बार आ गया, ये पूरी टेबल ही हमारी कॉपी हो रही है एक तरह से। इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है जब सेम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच। अगर सेम डेटा ही मैच ना करे, स्टूडेंट वांट टू गेट चेंज द स्पेलिंग ऑफ हर नेम, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो 8.1 टेबल है और वहाँ पे तुमने नाम चेंज कर दिया स्टूडेंट का, यहाँ भाई नाम बदल गया है, आधार के हिसाब से रख दिया है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा डेजी में एस आता है, अब यहाँ डेजी में एस आ गया और यहाँ पे डेजी में एस करा ही नहीं, तो हमें रिलेटेड जितने भी फाइल है सबको चेंज करना पड़ेगा। इन दैट केस इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है ना। तो लाइक वाइज स्टूडेंट लीव स्कूल या कोई स्कूल छोड़ के चले जाए तो हर हर फाइल से डिलीट करना पड़ेगा उसका डेटा, एज द फाइल आर बीइंग मेंटेन्ड बाय डिफरेंट पीपल, द चेंजेस मे नॉट हैपन इन द फाइल। तो मान लेते हैं अगर फाइल है और अलग अलग डिपार्टमेंट उनको बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल सकती है। आइसोलेशन का क्या काम है, बोथ फाइल आर प्रेजेंट एट टेबल 1 स्टूडेंट और अटेंडेंस आर रिलेटेड टू स्टूडेंट, है ना। जब स्टूडेंट से ही रिलेटेड हैं मगर कोई लिंक मैपिंग नहीं है उनके बीच में, है ना। ये फॉरेन की वाला तो बाद में आएगा, अभी तो हम फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट विल हैव टू राइट सेपरेट प्रोग्राम टू एसेस, आई मीन द स्कूल, ठीक है। स्कूल के जो डेवलपर है, जो भी प्रोग्रामर है, उनको अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे दोनों फाइल से कुछ ना कुछ एसेस करने के लिए। दिस इज बिकॉज डेटा मैपिंग इज नॉट सपोर्टेड इन फाइल सिस्टम। डेटा मैपिंग सपोर्ट नहीं होती है इन इन अ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है बहुत सारे लोगों से अलग अलग टाइम पे।
तो फाइल्स बीइंग क्रिएटेड इन आइसोलेशन मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग फॉर्मेट की फाइलें जनरेट हो, तो और डिफिकल्ट होगा इससे नई एप्लीकेशन प्रोग्रामर को डेटा रिट्रीव करने में, है ना। डिफरेंट फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी अलग अलग प्लेसेस पे, हर किसी को समझना होगा कि भाई यहाँ पे चेंजेस हमारे दिखते नहीं है अगर एक फाइल में चेंज हो गया तो दूसरे में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका अंडरलाइन स्ट्रक्चर समझना है हर फाइल का, अगर जिसने समझा हुआ होगा तो एक टीडियस टास्क है। फिर डिपेंडेंस देखते हैं। डेटा आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन अ फाइल। अगर स्ट्रक्चर और फाइल ही चेंज हो गया तो ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एसेस द फाइल नीड टू बी चेंज। मान लो स्कूल ने डिसाइड किया कि हम CSV में नहीं लेंगे फाइल, TXT में मतलब डेटा मेंटेन करेंगे, तो वहाँ पे हमें प्रोग्राम ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम CSV फाइल में से कॉमा सेपरेट करने के बाद डेटा निकाल रहे थे। अदरवाइज प्रोग्राम मे नॉट वर्क करेक्टली, जो कि होगा ऐसा, तो डेटा डिपेंडेंसी रहती है। दिस इज डेटा डिपेंडेंसी, हेंस अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा फाइल रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एसेसिंग द फाइल। तो अगर तुम अपडेट करना चाहते हो डेटा को, तो या तो ऐसा करो कि हमारा प्रोग्राम जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो लोग इसको समझ पाए, जिसको नहीं समझ आ रहा मैं उसको ऐसे बता देता हूँ कि मान लो एक फ़ाइल का नाम है और फाइल का फॉर्मेट चेंज हो गया है। लेट से बच्चे की अगर हम फ़ोटो ले रहे हैं पासपोर्ट साइज, तो वो JPG एक्सेप्ट कर रहा है, हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चे ने PNG में दे दी, तो हमें डेटा को, ये डेटा डिपेंडेंसी कहलाता है कि हमारा प्रोग्राम तो JPG में रन कर रहा है ना। और इन पर्टिकुलर एक जैसे बताया ना 24 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या KB से, ठीक है, MB बहुत ज़्यादा हो गया। कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग, देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूज़र लाइक टीचर, ऑफिसर, पेरेंट्स। आइडियली नॉट एवरी यूज़र शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा, ये भी बड़ी खतरनाक बात है। तुम एक पेरेंट को उनसे रिलेटेड दिखा सकते हो डेटा, मगर तुम सभी बच्चों का दिखा दोगे या कुछ एडवांस ही डेटा दिखा दोगे जो कि नहीं अलाउड है, तो फिर दिक्कत है। गार्जियन एंड ऑफिस स्टाफ कैन ओनली सी द स्टूडेंट अटेंडेंस डिटेल बट शुड नॉट बी एबल टू मॉडिफाई और डिलीट इट, है ना। तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन भी देनी होगी। अगर कोई पेरेंट्स देखना चाहता है अपने बच्चे का डेटा, तो वो मॉडिफाई ना कर पाए। इट मीन्स द यूज़र शुड बी गिवन अ लिमिटेड एसेस या रीड ओनली एसेस देना चाहिए अटेंडेंस फाइल में, कि बच्चे की अटेंडेंस ना, फादर ने देखा प्रेजेंट लगा देता हूँ। ओनली द टीचर शुड बी एबल टू अपडेट, ठीक है, टीचर को ही ये परमिशन मिलनी चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पाने एक फाइल सिस्टम है बहुत दिक्कत का काम है थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अगर पेपर में आता है व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम मैंने बता दी एक कंटेनर है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना बड़ा मत एग्जाम्पल देना, छोटा सा बना देना कि गार्जियन नेम तक बना देना, और यहाँ पे एक छोटी टेबल बना देना कि अटेंडेंस डेट, और ऐसे 2-3 डेटा डाल के। उसके बाद लिमिटेशंस अगर पूछी जाती है तो डिफ़िकल्टी इन एसेस, डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डिपेंडेंस और डेटा शेयरिंग में कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल एक दो, अगर तुम्हें सारा याद नहीं रहता है ना, तो ऐसा कुछ पैटर्न बनाओ कि चीज़ें जो है लिंक कर जाएं। शेयर करने में दिक्कत आएगी, टीचर को एडिट करने को मिलेगा। डेटा डिपेंडेंसी है, फॉर्मेट मैटर करता है। आइसोलेशन रहना चाहिए, मतलब डेटा आइसोलेशन रहना चाहिए नहीं होना, अगर दोनों लिंक करती हैं दो टेबल्स तो मेंटेन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, क्या पता कोई या स्पेलिंग एरर हो जाए, या हमें एक का नाम अपडेट करने के चक्कर में बाकी फाइलें भी अपडेट करनी है, तो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। रिडंडेंसी मैंने बता दिया है कि मल्टीपल चीज़ें हम बार बार लिख रहे हैं, और डिफ़िकल्टी इन एसएस भी हमने बता दिया है, ये किस तरह से रिट्रीव करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब आता है DBMS पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लिमिटेशन फेस इन फाइल सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय स्टोरिंग द डेटा इन डेटाबेस। हम डेटाबेस पे स्टोर कर सकते हैं। अब तुम्हें थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा कि डेटाबेस में डालने का मतलब क्या है, कि हमारे हाथ में है डेटा, अब हम नचा सकते हैं डेटा को। इसको थोड़ा ऐसे समझो। फिर डेटा लॉजिकली रिलेटेड, वहाँ पे डेटा की मैपिंग होती है, डेटा रिलेट करते हैं आपस में। वी कैन ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा इन अ डेटा सेट सो दैट इट कैन बी मैनेज इन एन एफिशिएंट एंड ईजी वे। ठीक है, डेटा इजीली मैनेज हो जाए, और कंट्रोल भी रहता है, ऐसे टीचर अपडेट कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो परमिशंस है ना। मगर जो व्यूअर है, जो रीड ओनली, जो अगर तुमने एक फाइल का व्यू क्रिएट कर रखा है, एक टेबल का व्यू क्रिएट कर रखा है, तो यूज़र सिर्फ व्यू देख पाएगा, वो एक्चुअल डेटा को नहीं मॉडिफाई कर पाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हमारी DBMS में रहती हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोलें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है, तो ये क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस।
तो डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, दैट इज़ DBMS। ये हेल्प करता है लेट्स यूज़र टू क्रिएट डेटाबेस, स्टोर करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, स्टोर करना, मैनेज करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट मॉडिफाई एक ही बात है, एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बाय यूज़र। ठीक है, तुम खुद ही इसे मेंटेन कर सकते हो सारे CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स एंड कमर्शियल DBMS इंक्लूड MySQL क्या एक DBMS है, Oracle क्या एक DBMS है, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, MongoDB DBMS है। A database system hides certain details about how data are actually stored and maintained. ये चीज़ें हाइड करता है कैसे डेटा मेंटेन हो रहा है। दस इट प्रोवाइड यूज़र विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा, तो उसको यूज़र को जो देखने लायक मिलता है, जो एक्चुअल काम की चीज़ें होती है वही दिखती हैं। इट हैज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम थ्रू विच यूज़र एंड अदर प्रोग्राम कैन एसेस, मॉडिफाई एंड रिट्रीव स्टोर डेटा। तो एक प्रोग्राम्स लिख सकते हो तुम, क्वेरीज लिख सकते हो जो कि एसेस, मॉडिफाई, रिट्रीव करने के काम आएगा डेटा को जो स्टोर किया है। अ डेटाबेस सर्वर, DBMS server as an interface between database and end user or the application program। तो इनफैक्ट मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का आइडिया है तो हर किसी का एक डेटाबेस मेंटेन रहता है बैकएंड पे। तुम छोटी से छोटी वेबसाइट से लेके अगर ऐप्स को भी देखोगे तो वो भी एक डेटाबेस बनाती हैं। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो उनका तुम्हारे नाम का एक रो बनाया हुआ है जिसमें तुम्हारा आईडी, इनक्रिप्टेड पासवर्ड और सारी यूज़र की डिटेल, ना जाने कितने टेबल्स बने होंगे। तुम्हारा यूज़र इंटरेक्शन, तुम्हारी पोस्ट लाइकिंग, तुम्हारा एल्गोरिथम किस तरह सपोर्ट करेगा, वो सब डेटाबेस के थ्रू देखा जा सकता है। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड इज कॉल्ड क्वेरिंग। ठीक है, इसको कहते हैं क्वेरिंग द डेटाबेस। अगर तुम्हें कोई कमांड का यूज़ करना है, वो सेलेक्ट स्टार जो यूज़ करते थे वो सब क्वेरिंग कहते हैं, एक क्वेरी लिखते हैं। इन एडिशन यू कैन यूज़र कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इटसेल्फ थ्रू अ DBMS। ठीक है, तो मॉडिफाई भी कर सकता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर, ऐसा भी पॉसिबल है। डेटाबेस आर वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड, कुछ जगह दे रखी है, उससे पहले ये देख लेते हैं। सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगर SQL डेवलपर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है, GUI हो सकता है। तुम डेटा को बिना क्वेरी लिखे भी कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, या कुछ डेटाबेस में कमांड लाइन इंटरफेस होता है जहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती है हमें, उसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करते हैं। वैसे CLI ज़्यादा ही फेमस है ना। अगर तुम्हें लो लेवल का काम करना है वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कर सकते हो। ठीक है, यानी क्लिक एंड मूव करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम डेटा को अपडेट कर सकते हो। अब बैंकिंग में हाईली यूज़ होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल्स, लोन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सब बैंकिंग में। क्रॉप लोन्स, किसान क्रेडिट कार्ड, ये देखो कहीं ये ना गवर्नमेंट NCERT जब बनाई जाती है तो इन चीज़ों का ध्यान रखती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, उसकी सैलरी क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, क्या ब्रांच लोकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ मेंटेन रहता है। यूज़र की क्या प्रेफरेंस है, क्या आइटम डिस्क्रिप्शन है, सजेस्टेड आइटम्स आते हैं। फाइल सिस्टम टू DBMS। अब देखते हैं हमारा कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। लेट अस रिविजिट आवर स्कूल एग्जाम्पल। वापस आते हैं एग्जाम्पल, हमने टेबल अब तो याद हो गया होगा तुम्हें। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल थी, इस टेबल में अटेंडेंस की डिटेल थी। लेट अस नाउ डिज़ाइन अ डेटाबेस टू स्टोर दोज फाइल। अब डेटाबेस में देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं और कैसे वो बेहतर करता है। वी नो दैट टेबल इन अ डेटाबेस आर लिंक्ड और रिलेटेड थ्रू वन और मोर कॉमन कॉलम और फील्ड। है ना कोई कॉलम तो होगा जो कि लिंक करेगा दो डेटा को। तो स्टूडेंट और अटेंडेंस में हमारे पास रोल नंबर है और उनका नाम है जो कि कॉमन है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस फाइल इन टू अ डेटाबेस वी नीड टू इनकॉपरेट द फॉलोइंग चेंजेस। तो हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेटाबेस अच्छा कर रहा है। स्टूडेंट नेम मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जब रोल नंबर हमारे पास पड़ा है जो कि यूनिक होगा अटेंडेंस फाइल में। ठीक है, तो जो क्योंकि वो ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल में प्रेजेंट है, स्टूडेंट का नाम कि रोल नंबर 1 नाम अगर विकास का है तो हम 1 जो है प्रेजेंट लिखेंगे तो हमें पता है विकास आया हुआ है आज। समझ रहे हो, अटेंडेंस में डिटेल्स फॉर द स्टूडेंट कैन बी रिट्रीव थ्रू द कॉमन फील्ड रोल नंबर, दोनों फाइल में से, यानी फॉरेन की कभी काम कर रहा है। इफ टू सिबलिंग्स आर इन द सेम क्लास देन सेम गार्जियन डिटेल्स, जी नेम, जी फोन, और जी मतलब गार्जियन पेरेंट्स। ठीक है, फिलहाल के लिए पेरेंट्स मान लो। फोन एंड एड्रेस आर मेंटेन फॉर बोथ द सिबलिंग्स। वी नो दिस इज अ रिडंडेंसी एंड बाय यूजिंग अ डेटाबेस वी कैन अवॉइड दिस। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर दो भाई हैं, सौरभ गौरव, तो दोनों के अगर पेरेंट्स की सारी डिटेल सेम है
तो सो लेट अस स्प्लिट द स्टूडेंट फाइल इनटू टू फाइल, स्टूडेंट फाइल एंड गार्जियन फाइल, सो दैट टीचर सो दैट ईच गार्जियन डेटा आर मेंटेन्ड ओनली वंस। तो ऐसे कर सकते हैं कि हम एक रोल नंबर पकड़ लें और हर बच्चे का जो गार्जियन की डिटेल है, जो पेरेंट्स की डिटेल है, वो अलग से टेबल में बना लें। तो हम उसमें बता सकते हैं रोल नंबर 1 और 2 की गार्जियन की डिटेल सेम है ना। तो यहाँ पे स्प्लिट करने की बात की, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तुम नॉर्मलाइजेशन देखोगे या एनएफ फॉर्म्स देखोगे डेटाबेस में, ये हम बीटेक वगैरह में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे रिडंडेंसी हटाने के लिए हम टेबल्स को शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो वही हुआ, स्टूडेंट फाइल को इन्होंने स्टूडेंट और गार्जियन फाइल में तोड़ दिया, सो दैट ईच गार्जियन डेटा मेंटेन ओनली वंस, तो गार्जियन का डेटा एक ही बार बने। फिर है वन और मोर गार्जियन कैन हैव द सेम नेम, ऐसा भी हो सकता है, पापा का नाम सेम हो सकता है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच गार्जियन रिलेटेड टू विच स्टूडेंट। तो ऐसे केस में वी नीड टू क्रिएट एन एडिशनल कॉलम से गार्जियन आईडी, गार्जियन की भी आईडी दे सकते हैं, दैट विल टेक यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है, मान लो एक गार्जियन का तुमने डिटेल बनाया और स्टूडेंट कॉलम में, मतलब गार्जियन की डिटेल देते हुए तुमने गार्जियन 1, गार्जियन 2, गार्जियन 3 ऐसे कर दिया। अब स्टूडेंट, मान लो रोल नंबर 1 और 3 के दोनों के सेम पापा हैं, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, अमन और अक्षय, अक्षय और अमन के बीच में कोई और तीसरा आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे तुम गार्जियन 1 करके सेम गार्जियन दे सकते हो, तो जी यू आई डी बना दी एक गार्जियन की आईडी। द कॉलम गार्जियन आईडी विल ऑल्सो बी केप्ट विद स्टूडेंट फाइल फॉर रिलेटिंग दीज टू फाइल। तो यही मैंने बताया कि गार्जियन आईडी जो है वो स्टूडेंट के टेबल में भी यूज़ होगी गार्जियन डिनोट करने के लिए। हाई कॉस्ट इज incurred while shifting from system to database, purchasing sophisticated hardware and software, okay, training users for querying, recurrent cost to take regular backup and perform a recovery operation। देखो, डेटाबेस में लाना, देखो शुरू की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे मान लो तुम एक प्रिंसिपल हो स्कूल के और तुम्हें पता है कि ये फाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम डेटाबेस में शिफ्ट हो जाएं। तो खर्चा आएगा। अगर तुम एक अच्छे इंसान हुए जो भला चाहते हो सबका, तो तुम ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोफिस्टिकेटेड चीज़ें खरीदोगे। ठीक है, मान लो माई एसक्यूएल हमने सर्व सॉफ्टवेयर लिया, उसके बाद लोगों को ट्रेन करना है, टीचर्स को बताना है कि हाउ टू क्वेरी और हाउ टू इनपुट डेटा इनसाइड, तो इसके ट्रेनिंग की कॉस्ट जाएगी, ट्रेनिंग करवाएंगे। थर्ड विल बी द रिकरिंग कॉस्ट ऑफ रेगुलर बैकअप, क्या पता डेटाबेस करप्ट ना हो जाए, तो बैकअप मेंटेन होना चाहिए, रिकवरी ऑपरेशंस होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट जाती है। तो अब हम बता सकते हैं वी कुड डिस्टिंग्विश गार्जियन बाय देयर फ़ोन नंबर ऑल्सो। हाँ, तो एक और तरीका है, क्योंकि फ़ोन नंबर सबके अलग होते हैं, मगर दिक्कत है फ़ोन नंबर कैन चेंज, क्या पता सिम लॉक हो गई या फिर किसी ने फ़ोन चुरा लिया, तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा, इसलिए जियो आई, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आधार नंबर है, तो वो यूनिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई चुरा भी लेता है आधार कार्ड, तो हमारे पास डिजी लॉकर में तो सेव है, आधार नंबर तो वही है, तो वी कैन यूज़ दैट एज अ जियो आई, मतलब जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। फ़ोन नंबर क्यों नहीं होगा, भले ही यूनिक है, मगर लोग चेंज कर लेते हैं उसको कभी कभी। ओके, ये फिगर शो करती है रिलेटेड डेटा फाइल फॉर स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस। अभी तक हमने जो देखा, तो एक कंप्लीट स्कीमा नहीं है डेटाबेस स्कीमा, सिंस इट डज नॉट शो एनी रिलेशनशिप अमंग टेबल्स। ठीक है, तो देखो एक स्कीमा होता है कि इस पैटर्न में हमारी चीज़ें लिंक करती हैं, इस तरह से ये टेबल रिलेट करती हैं। ठीक है, तो अभी कोई रिलेशन नहीं है, मगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके फादर की या गार्जियन की आईडी होगी। गार्जियन की डिटेल में गार्जियन की आईडी जो कि लिंक करेगी इससे, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहीं रहता है, अपने माता पिता के घर में रहता है, तो फिर यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल्स भी पता चलेंगे। अटेंडेंस में क्या होगा, क्योंकि रोल नंबर यहाँ से हमारे स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ है, देख लो किस तरह से चीज़ें लिंक हो रही हैं। रोल नंबर मैच कर रहा है अटेंडेंस और स्टूडेंट में, टेबल्स में, और जियो आईडी मैच कर रही है स्टूडेंट और गार्जियन में, इस तरह से ये तीनों कनेक्टेड है। तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ 3 फाइल्स, स्टूडेंट अटेंडेंस एंड डेटाबेस। द टेबल showed in figure 8.1 are empty which is to be populated with actual data as shown in table। ठीक है, तो अब देखो जो चेंजेस आए हैं, हमने यहाँ पे जियो आईडी ऐड कर दी है एक अलग से। ठीक है, कितने डिजिट की है ये सब तुम मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे गार्जियन की डिटेल ऐड कर दी है, अमित आहूजा, हिमांशु शाह,
हम्म, मैं देखना चाह रहा था कि गार्जियन आईडी हमारी हिमांशु जी की क्या है, ये है अलीशा। और हिमांशु, तलीम शाह, ये दोनों बेटे हैं उनके, हिमांशु जी के। देख सकते थे यहाँ पे अली शाह का जियो आईडी दे सकते थे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। स्नैपशॉट ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस में हमारे पास रोल नंबर और स्टार्ट ये स्टेटस दे दिया है कि क्या एब्सेंट है, प्रेजेंट है। तो फिगर शो अ सिंप्लीफाइड डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस विच इज़ यूज टू मेंटेन डेटा अबाउट स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस ये तीनों मेंटेन करता है। और डी बी एम एस मेंटेन अ सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा एट अ सेंट्रलाइज लोकेशन एंड कैन बी यूज बाय मल्टीपल यूजर। तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे डी बी एम एस में मेंटेन है चीज़ें, और बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस स्टाफ एट द सेम टाइम, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक फाइल अगर किसी ने खोली है तो कोई और नहीं यूज़ कर पाएगा। हम डेटा को व्यू तो कोई भी कर सकता है, मॉडिफाई करने के ऐसे हम और कम देंगे। ठीक है, अली शाह तलीम शाह के फादर सेम है। मैं जस्ट यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ये एम टी क्यों रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे जियो आई डी सेम रहनी चाहिए थी अगर पेरेंट सेम है, तो हिमांशु शाह है ना। ओके, अब आते हैं की कॉन्सेप्ट इन डी बी एम एस, स्कीमा वगैरह देखते हैं क्या होता है। In order to efficiently maintain manage data used in using DBMS, हम समझते हैं कुछ की टर्म्स जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस, एक ढांचा है, एक किस तरह का डेटाबेस है, ऊपर ऊपर से बता देता है। अभी हमने स्कीमा देखा है, तीनों उसका है ना, स्टूडेंट, टीचर और गार्जियन का। आई मीन स्टूडेंट अटेंडेंस और गार्जियन का। इट इज़ द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस, यही मैं बोलने वाला था। दैट रिप्रेजेंट दैट स्ट्रक्चर। तो टेबल का नाम, उसमें क्या फील्ड है, क्या मतलब टेबल को डिस्क्राइब कर दिया गया है, क्या कॉलम्स है। फील्ड्स मतलब कि वो किस फॉर्मेट में रहेंगी, इंटीजर में रहेंगी क्या, वेर केयर मतलब स्ट्रिंग होगा, जैसे किसी का नाम हो गया। द टाइप ऑफ डेटा इट कैन होल्ड, कंस्ट्रेंट्स ऑन द डेटा टू बी स्टोर्ड, क्या कंस्ट्रेंट्स है, मतलब यूनिक रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जी यू आई डी जो है हमारी गार्जियन की आईडी, वो यूनिक रहनी चाहिए। तो ये सब कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो इन दैट केस हो सकता है कि यहाँ पे हम जब गार्जियन की डिटेल लिख रहे हैं तो ये सारी जियो आई डीज यूनिक है। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप अमंग द टेबल, सो टेबल में क्या रिलेशनशिप्स हैं। डेटा बेस स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये रट लो भाई, अगर आता है स्कीमा के बारे में। देखो, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीएमएस एंड व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा, या डेटाबेस कंस्ट्रेन, मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरीज, ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्कीमा समझ में आया, डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, आर्किटेक्चर है, जो बोलो। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना, एज इट टेल्स अस हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज इन अ डेटाबेस, किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज रहता है। मैं स्कीमा देख के तुरंत बता दूंगा, मुझे इन वैल्यू से क्या लेना देना, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ कि कौन सी डेट में क्या है। मुझे बस इतना पता है, डेट, रोल नंबर, स्टेटस बता रहा है, स्टेटस में हमारा पी और ए में से कोई एक आएगा। तो ये कंस्ट्रेन हो गया, प्रेजेंट और एब्सेंट ही होगा, इसके अलावा क्या होगा। आधा एब्सेंट है, हाफ डे भी हो सकता है, चलो तीन कंडीशन लगा सकते हैं, तो ये कंस्ट्रेंस कहलाते हैं। ठीक है, क्या डेटा में कंस्ट्रेन है, येस नो ही रहेगा, ऐसा कुछ। अब आते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो इस तरह का हमारा स्कीमा है, एक लॉजिकल आर्किटेक्चर दे रखा है इन्होंने कि क्वेरी का रिजल्ट टीचर क्वेरी करेगा, ऑफिस स्टाफ रहेगा ये क्वेरी करेगा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वेरी, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एसेस डेटा एंड इट्स डेफिनेशन। हमारे पास तीन टेबल्स हैं, ये हमारा डीबीएमएस कैटलॉग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम इसकी हेल्प से क्वेरीज कर सकते हैं टू फेच द डेटा, यहाँ पे जो मैप डेटा है। और टीचर क्वेरी करेगा, टीचर की अपनी क्वेरी होगी कि अपडेट करना है टेबल को, अटेंडेंस वेयर स्टूडेंट वेयर रोल नंबर जो है वो 1 है और उसको प्रेजेंट लगा दो, ऐसे कर सकते हैं। और ऑफिस स्टाफ जो है वो अपडेट नहीं कर पाएगा, मगर वो एसेस कर सकता है, सेलेक्ट स्टार कर सकता है, ये मान के चलो, एक ओवरव्यू देते हुए। डेटा कंस्ट्रेंट्स, समटाइम वी पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड। अभी मैंने बताया कि डेटा जो आएगा उस पर हम कंस्ट्रेन लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं कि भाई इस तरह का ही डेटा आएगा। दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग वन और मोर कंस्ट्रेन। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ यूनिक रहेगा,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर जो है दो अलग अलग लड़कों का सेम हो जाए। तो रोल नंबर जैसी चीज़ यूनिक रहनी चाहिए। वन कैन डिफाइन द कंस्ट्रेंट दैट द कॉलम मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर के पास नॉन नेगेटिव कोई सेंस बनेगा, किसी का माइनस में मोबाइल नंबर है तो हम ध्यान रखें कि एग्जैक्टली 10 डिजिट रहें और नेगेटिव ना रहे, तो ये हम कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। सिंस ईच स्टूडेंट शेल हैव वन यूनिक रोल नंबर, अभी मैंने बताया हम रोल नंबर पे नॉन नल लगाएंगे, नॉट नल लगाएंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसका रोल नंबर ही ना डिसाइड हुआ हो, नहीं हो सकता ऐसा। और यूनिक लगाएंगे क्योंकि हर एक को एक पर्टिकुलर रोल नंबर मिलेगा। एंड रोल नंबर कॉलम, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, तो हम एक्यूरेसी पे, रिलायबिलिटी पे ध्यान देंगे कि अगर मैं बच्चों के रोल नंबर निकलवा रहा हूँ टेबल से तो ऐसा नहीं होगा कि कोई नल निकल के आ जाए। अगला, मेटा डेटा एंड डेटा डिक्शनरी, द डेटाबेस स्कीमा along with various constraints on the data is stored by data। मेटा डेटा याद है, द डेटा ऑफ डेटा, ठीक है वही चीज़ लिखा है, द मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट द डेटा, अगेन उन्होंने सेम चीज़ लिख दी। तो ये एक हमारा स्कीमा को डिफाइन करने में यूज़ होता है, ऐसे मान के चलो कि डेटाबेस स्कीमा अलॉन्ग विद वेरियस कंस्ट्रेंट, जो और भी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं डेटा पे, इन DBMS इन अ डेटाबेस कैटलॉग और डिक्शनरी। कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि मेटा डेटा किसे कहते हैं, स्कीमा पकड़ लो उसके साथ जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। अभी मैंने तुम्हें स्कीमा दिखाया है कि एक टेबल है हमारे पास गार्जियन नाम से जिसमें GOID वगैरह सब कुछ है, मगर मैंने कंस्ट्रेंट नहीं बताए थे। अगर कंस्ट्रेंट भी बताता तो मेटा डेटा हो जाता कि हाँ भाई ये सब यूनिक रहना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। अब आते हैं इंस्टेंस क्या होता है। वी व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी। जब हम नई नई टेबल बनाते हैं कोई डेटा एंटर नहीं होता उसमें। आफ्टर लोडिंग डेटा, जब हम डेटा एंटर करते हैं, स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट एनी गिवन ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। तो अगर एक स्टेट की बात करो कि अभी डेटाबेस कैसा है, तुमने नया बच्चा ऐड नहीं कराया, मान लो नया एडमिशन हुआ, ठीक है, तो पहले क्या डेटाबेस इंस्टेंस था, नया बच्चा ऐड करने के बाद क्या इंस्टेंस है, तो समझ में एक स्नैपशॉट है, एक स्टेट है डेटा की। डेटा लोड करने के बाद वी मे देन रिट्रीव द डेटा थ्रू क्वेरीज, उसके बाद हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को थ्रू अपडेट, मॉडिफिकेशन, डिलीट, सब कर सकते हैं। ठीक है, दस द स्टेट ऑफ डेटाबेस कैन चेंज एंड दस अ डेटाबेस स्कीमा कैन हैव मैनी इंस्टेंसेस एट डिफरेंट टाइम। ऐसा हो सकता है कि 2024 में बच्चे जितने थे, एक का दूसरे KV से ट्रांसफ़र होके आ गए, उनके फादर यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है, तो हम नया डेटाबेस इंस्टेंस बना देंगे इस चक्कर में। ठीक है, नई रो ऐड करी है तो नया डेटाबेस इंस्टेंस हो गया। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी तुम समझ ही गए होगे, एक रिक्वेस्ट है, हम इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेरी कैन बी मेड टू गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल और फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल। मान लेते हैं कि फाइंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट इन अटेंडेंस डेट, ये पर्टिकुलर डेट पे, तो हमें बताना है कि क्लास में 2 तारीख को कितने बच्चे आए थे, उनके नाम बताने, रोल नंबर नहीं, नाम। तो हमने अटेंडेंस टेबल तो पकड़ी पकड़ी, साथ में स्टूडेंट टेबल भी पकड़ी क्योंकि वहाँ से नेम मिलेगा। तो ये क्वेरी हो सकती है डेटाबेस में। टू मैनिपुलेट डेटा, द यूज़र नीड टू राइट क्वेरी यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन, आई थिंक दिस इज चैप्टर 8 ना। ठीक है, यहाँ डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट तो SQL है ही हमारा, तो हम डिस्कस जरूर करेंगे, ये पक्का है। लिमिटेशंस भी आती है मगर पहले मैं इन दोनों को कवर करता हूँ। डेटा मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशन। डेटा को मॉडिफाई करना है तो क्या करोगे, जैसे ऐड कर दोगे, कुछ डिलीट कर दोगे, ये जो पहले से लिखा हुआ उसको अपडेट कर दोगे, यही 3 चीज़ कर सकते हैं। इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। सपोज रवीना ज्वाइन एज अ न्यू स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट डिटेल को ऐड करना है स्टूडेंट टेबल में, और गार्जियन उसके पेरेंट्स के डिटेल भी लिखनी है, तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक है, नए स्टूडेंट की डिटेल ऐड करनी है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के दे आता है तो वहाँ पे हम उसके गार्जियन को भी उड़ाएंगे, उसको उड़ाएंगे इन द सेंस कि रो उड़ा देंगे टेबल में, है ना। अटेंडेंस की भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन काम आता है। और अगर अथर्व के गार्जियन का मोबाइल नंबर चेंज होता है तो वो हमें जैसे ही इन्फॉर्म करेगा, हम टेबल में मेंटेन कर लेंगे नया रोल नंबर, आई मीन नया फ़ोन नंबर। डेटाबेस इंजन, डेटाबेस इंजन इज़ द अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम यूज बाय डेटाबेस टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल वेरियस क्वेरीज। क्वेरीज को किस तरह हैंडल करना है, देखो जो तुम माई एसक्यूएल के अभी कमांड्स पढ़ते हो, ये हो सकता है कि कोई और डेटाबेस अगर मेंटेन कर रहा है, मोंगो डीबी है, तो वो कुछ अलग तरीके से काम करेगा। हो सकता है एक डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे हम यूज़ करते हैं,
उनका ही अपना अपना फ्रेमवर्क होता है हर एक इंजन का। ठीक है, तुम पाइथन में भी हेलो वर्ड कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी हेलो वर्ड कर सकते हो, मगर दोनों का तरीका अलग है। ऑलमोस्ट सेम है, प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे, सी आउट कर रहे हैं या फिर प्रिंट एलन कर रहे हैं जावा में, तो एक तरह से समझ में आ रहा है कि चीज़ें लिंक कर रही हैं मगर इंजन पे बेस्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह के कंपोनेंट्स है, किस तरह के प्रोग्राम्स उसमें बसाए हुए हैं जो कि इंजन में हमें डेटा रिट्रीव करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशन, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। यूज ऑफ डेटा डीबीएमएस इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटेनिंग फंक्शनैलिटीज लाइक सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग एंड इंटीग्रिटी। देखो, ये एक टास्क हो सकता है जो टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी के टीचर हैं, उनको समझने में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सिक्योरिटी मेंटेन करना, टीचर ने गलती से सारी कॉलम डिलीट कर दी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, हम चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमने स्टूडेंट का नाम कहीं और कुछ लिख दिया, कर सकते हैं। शेयरिंग, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी पे भी बात आती है। ठीक है, डेटा जो हम हमें यूज़र से दिया है वो हम मेंटेन कर रहे हैं, ये एकदम करेक्ट है, कैसे रिलायबिलिटी कैसे मेंटेन हो। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी है, मगर मुझे लगता है कि ये लिमिटेशन नहीं रहेगी अगर तुम्हारा डेटा बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम कम डेटा में काम कर रहे हो, फाइल सिस्टम बना सकते हो। इंक्रीज डेटा वर्नरेबिलिटी, एज डेटा आर स्टोर्ड इन सेंट्रली इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ लॉस ऑफ डेटा। तभी बोलते हैं ना बैकअप लेना है, या हार्डवेयर का फेलियर हो जाए, इट कैन ब्रिंग ऑल ऑपरेशन टू हॉल्ट फॉर ऑल दिस यूजर्स। तो ऐसा हो सकता है कि कभी सुनने में आए तुम्हें कि आज अटेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो अभी हॉल्ट पे है, ये सिस्टम फेलियर आ रखा है, साइट बंद हो रखी है। अक्सर बैंक में ऐसा होता है कि साइट बंद हो रखी है, तो उस केस में हॉल्ट हो जाता है। तो वर्नरेबिलिटी तो रहती है। रिलेशन, आई मीन रिलेशनल डेटा मॉडल, different type of database models are available and their classification is done based on underlying data model। तो अलग अलग तरह के डीबीएमएस मॉडल हैं, हम देख चुके हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो एक अंडरलाइन मॉडल पे, डेटा मॉडल पे काम करती है। दैट इज समवट रिलेशनल डेटा मॉडल। अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड, डेटा कैसे डिफाइन होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, डेटा के बीच में क्या रिलेशन रहता है और क्या कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा बेस मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल। तो एक उसमें से प्रकार है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का। ठीक है, अब देखो, जिस तरह से डेटा को मेंटेन करा जाएगा, अगर वो रिलेशनशिप बता रहा है डेटा के बीच में, या कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, या क्या कैसे डिफाइन करा गया है, ये सब चीज़ें बता रहा है, तो एक कॉमनली यूज डेटा मॉडल है जिसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल। अदर टाइप ऑफ डेटा मॉडल इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशन डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। वाइडली यूज क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, आरडीबी में एमएस कहते हैं इसको, आर लगा देते हैं बस आगे, रिलेशनल। ठीक है, और अगर कोई पूछे बाकी और कोई एग्जांपल दो डेटा मॉडल का, तो तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हो, एंटिटी रिलेशन ई आर डेटा मॉडल, देन दैट इज डॉक्यूमेंट मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो यहाँ अब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आरडीबीएमएस। द रिलेशनल मॉडल टेबल आर कॉल्ड रिलेशन। खास बात देखना, अगर तुम आरडीबीएमएस की बात कर रहे हो, जर्नली देखो डीबीएमएस को हम आरडीबीएमएस ही बोल देते हैं, मगर एक्चुअली डीबीएमएस कई तरह के होते हैं। ईआर और ऊप्स हमने एक देख लिया है। ठीक है, ऊप डेटा मॉडल, पी तो नहीं आएगा, प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, डबल ओ। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या होता है, टेबल को हम रिलेशन से डिफाइन करते हैं, दैट स्टोर द डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम्स। यहाँ पे कुछ नया नहीं सीख रहे हम बस टर्मिनोलॉजी डाल रहे हैं कि किस तरह से एक टेबल को रिलेशन बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स वेयर ईच कॉलम नेम शुड बी यूनिक। कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए। ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट रिलेशन रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, बस जो अभी तक तुमने टेबल देखा है उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हर हर रो में एक रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हमारी पहली रो नाम की है तो सारे नाम होने चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट पर्टिकुलर गार्जियन एंड हैव रिलेटेड वैल्यू, दैट इज गार्जियन की आईडी एंड गार्जियन का नाम। ठीक है, तो वही पेरेंट्स की डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह सब रिलेटेड है। तो सर, टेबल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स। इट इज़ important to note कि the relation in the database are not independent tables but are associated with each other। वो एक दूसरे से लिंक करती हैं। अगर एग्जांपल देखें तो रिलेशन अटेंडेंस हैज़ एट्रीब्यूट रोल नंबर, जो कि लिंक करता है स्टूडेंट के रोल नंबर से। स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ले सकते हैं, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना।
ये वाली चीज़ कि कैसे ये तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं। सिमिलरली एट्रीब्यूट GUID इज प्लेस्ड विद स्टूडेंट, जो कि हमारे गार्जियन डिटेल्स ला के देगा उस बच्चे की। तो इफ लिंकिंग एट्रीब्यूट्स आर नॉट देयर इन द अप्रोप्रिएट रिलेशन, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कीप द डेटाबेस इन करेक्ट स्टेट एंड रिट्रीव वैलिड इन्फॉर्मेशन। मान लो कोई आइसोलेटेड चीज़ बना दी तुमने यहाँ, बच्चे का रोल नंबर ही नहीं लिखा, तो ये कहाँ से लिंक करेगा? तो लिंक करना ज़रूरी है, यही बता रहे हैं, रिलेशन बनाना ज़रूरी है। तो रिलेशन डेटाबेस स्टूडेंट अलॉन्ग विथ 3 रिलेशंस, स्टूडेंट, अटेंडेंस और गार्जियन। तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस, एक डेटाबेस बना रखा है हमने जिसमें 3 टेबल हैं और रिलेशनल डेटा मॉडल के फॉर्म में बता रहे हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे GOID और रोल नंबर आपस में लिंक करवा रहे हैं। तो डिस्क्राइब कर ही दिया है, ठीक है। अगर देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस लिखने में टाइम लगता है, और तुम ना लिखो आलस से तो फिर वो तुम्हारी गलती है। क्या लिखा है ये? रिलेशनल स्कीमाज अलॉन्ग विद इट्स डिस्क्रिप्शन। और क्या करना है, एक स्कीमा लिख देना है। देखो स्कीमा लिखने का तरीका देख लो, ये कहीं तुम हवा हवा में गायब ना कर दो। टेबल का नाम कैप्स में रखना, उसके बाद जो एग्जैक्ट कॉलम का नाम है, रोल नंबर में R और N की कैमल केसिंग है तो कैमल केसिंग रहेगी, ठीक है। एस नंबर, एस डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हर एक को डिस्क्राइब कर दिया एट्रीब्यूट्स को। ब्रैकेट लगा देना, कॉमा कॉमा लगा देना, तो ये एक टेबल है, इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स ही हैं और हर एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करा गया है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुम्हें पता है सब कुछ, अटेंडेंस वेदर प्रेजेंट और एब्सेंट ये सब तुम लिख दोगे। तो ईच टपल, अब देखो टपल, ये सारे वर्ड आते हैं, कार्डिनैलिटी, ये सब क्या होते हैं सब डिस्कस करने वाले हैं, एट्रीब्यूट्स, है ना। टपल रो समझ लेना, एक रिलेशनल टेबल में कॉरस्पॉन्ड्स टू डेटा ऑफ अ रियल वर्ड आइडेंटिटी। कहने का मतलब है ये क्या है, टपल है। सुजाता, ये गार्जियन का नाम है और कहाँ रहते हैं, ये प्रीत विहार में रहते हैं, मदुरई में। तो इसको रिकॉर्ड बोलो, टपल बोलो और रो बोलो, बात एक है। देखो रो तो तुम्हें, रो से तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि हाँ मैट्रिक्स में देखते थे रो क्या होता है, ऐसे वाला। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल होता है, रो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में जो है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। भाई हमारे पास रिकॉर्ड है तुम्हारा, तो यानी सारी डिटेल है तुम्हारी, ऐसे कुछ याद रख लेना। इन अ रिलेशन, रिलेशन जिसको हम टेबल कहते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू द डेटा ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है। स्टूडेंट की गार्जियन वगैरह, जो डेटा हमें रियल वर्ल्ड में मिलता है वो एक टपल की फॉर्म में स्टोर होता है, ये समझ में आया। ईच रो रिप्रेजेंट द फैक्ट अबाउट द गार्जियन, ठीक है, यहाँ पे गार्जियन के बारे में दिखाया हुआ है। अ डेटाबेस दैट इज मॉडल्ड ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं हम कि स्टूडेंट का गार्जियन के रिलेशन बता रहे हैं स्टूडेंट के साथ। तो ये रिलेशन गार्जियन विथ 4 एट्रीब्यूट कॉलम्स, ठीक है। तो एक रिलेशन है गार्जियन नाम से, जिसके 4 कॉलम दिख रहे हैं, GOID, जी नेम, फ़ोन नंबर, ये सब। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यही थोड़ा ध्यान रखना कि आ सकता है पेपर में MCQ फॉर्म में कि इसको क्या बोलते हैं, तो टपल बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स किसे बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर्स फॉर विच डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, या रिलेशन। सिंपली स्टेट्स द, देखो रिलेशनशिप भी बोल सकते हो तुम कि अगर तुम मेंटेन कर रहे हो दो, एक डेटाबेस के अंदर 3-4 टेबल्स को, तो उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप इन RDBMS। तो यहाँ पे क्या बोलने जा रहा है, एट्रीब्यूट्स यही है। GOID एक एट्रीब्यूट है, जी नेम एक एट्रीब्यूट है। बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा पैरामीटर जिसके आधार पे जो है बाकी डेटा स्टोर होंगे। तो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ये हमारा एट्रीब्यूट जी नेम बता रहा है कि ये सारे नाम लिखे जाएंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल GOID जी नेम, ये एग्जांपल दे के जरूर बता देना अगर पेपर में आता है, कि एक्सप्लेन करो कि हमारे कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी रिलेशनल डेटाबेस में क्या क्या होती हैं, तो तुम्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक टेबल बना के बता देना एग्जांपल देके। टपल क्या है, हर रो, ठीक है ना। टेबल विद n कॉलम, अ टपल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द n रिलेटेड वैल्यूज। ये टपल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन n रिलेटेड वैल्यूज। कहने का मतलब है कि अगर तुम इसको पकड़ लेते हो, तो ऊपर की जो चीज़ें हैं ये सारी कुछ बता रही हैं, ये पर्टिकुलर लाइन। एक तरह से ऐसे मान लो कि ये हमारे पास स्केलेटन है और इसका हमने एक एग्जांपल दे दिया है कि ये आईडी है, ये नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, नाम है, ठीक है, ऐसा करके कुछ। तो टपल हमारी रो हो गई। डोमेन, इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। यूजुअली डेटा टाइप इज़ यूज टू स्पेसिफाइड डोमेन। तो यहाँ पे डेटा टाइप का यूज़ होता है। डेटा टाइप याद है, फ्लोट इंट यूज़ करते थे हम। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक्स इंटीजर वैल्यू। रोल नंबर कोई ABCD में तो होगा नहीं, तो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू। तो डोमेन समझ में आया कि कहाँ तक जा सकता है ये जाएगा सिर्फ नंबर तक। फ़ोन नंबर के बीच में अल्फ़ाबेट नहीं आता है, तो इसका डोमेन क्या है, इंटीजर,
ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी का नाम जो है 32 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, मान के चलते हैं, तो हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। एक डोमेन क्या है हमारा, मगर कैरेक्टर स्ट्रिंग है। डिग्री क्या होता है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन। दोबारा सुनना, एट्रीब्यूट देख लिए ऊपर जो थे ये सब। डिग्री क्या है, कितने एट्रीब्यूट हैं। जैसे गार्जियन में 4 एट्रीब्यूट हैं, तो क्या बोलेंगे, डिग्री 4 है। पेपर में एक टेबल आ जाएगी, बोला जाएगा कितने एट्रीब्यूट है, कितने डिग्री, क्या डिग्री है इसकी, तो 4 बोलोगे, क्योंकि कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 2 3 4, या ऐसे बोल लो कितने एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं वो काउंट करेंगे। कार्डिनैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार्डिनैलिटी ऑफ गार्जियन रिलेशन इज 5, क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों के डिटेल है। देखो ये टेबल आ गई पेपर में, और तुम्हें बोले द डिग्री इन कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इज, तो 4 5 आ जाएगा। 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए, और 5 हमारे पास टपल हो गए। बात समझ में आती है। यहाँ लिखा भी हुआ है, डिग्री शॉर्ट में 4 है। फैक्ट्स बता रहे हैं रिलेशन एंड गार्जियन के बारे में। कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ रोज है 5, और रिलेशन एक फ्लैट फाइल है। ईच कॉलम हैज़ अ सिंगल वैल्यू एंड ईच रिकॉर्ड हैज़ अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हर रिकॉर्ड के पास सेम कॉलम है। ऐसा तो नहीं है कि सुजाता जी का एड्रेस नहीं दे रखा, इसको भी दे रखा है, सबका दे रखा है ना। तो एक तरह से हमारे पास चारों की डिटेल दे रखी है। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन। द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन विच मेक्स अ रिलेशन डिफरेंट फ्रॉम डेटा फाइल और सिंपल टेबल। तो डेटा फाइल और एक टेबल से कैसे डिफर करता है, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला, इम्पोज फॉलोइंग रूल ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। कुछ रूल इम्पोज करना है। ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज यूनिक नेम। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। देखो 3 प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम रिलेशन के बेसिस पे। और पहला है कि हर एट्रीब्यूट जो है एक यूनिक नाम होगा। कहने का मतलब है कि तुम एक 2 कॉलम के नाम सेम नहीं कर सकते। क्या सेंस बनेगा इसका, तुम बार 2 बार क्यों फ़ोन नंबर एंटर करवाओगे गार्जियन के। या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि फ़ोन नंबर 1 फ़ोन नंबर 2, तब अलग है, क्योंकि नाम वहाँ पे अलग हो रहा है, तो उसमें काउंट ही नहीं होगा, है ना। फ़ोन 1 फ़ोन 2 कर दोगे कॉलम का नाम, समझ रहे हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जी फ़ोन है, जी फ़ोन 1 जी फ़ोन 2, या दूसरा सिम या दूसरा मोबाइल नंबर फॉर इमरजेंसी, वो तुम कर सकते हो, मगर नाम सेम नहीं रख सकते। अगला है सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज इमैटेरियल। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले पे तुमने जियो आईडी रख दी, तुम आखिरी पे भी रख दो, मगर मेंटेन ऐसे करके चलते हैं। क्योंकि जब हम फेच करेंगे तो वो मैटर नहीं करता पहले आ रहा है बाद में आ रहा है एट्रीब्यूट। गवर्न प्रॉपर्टी 2 है, गवर्न फॉलोइंग रूल ऑन अ टपल ऑफ द रिलेशन। अब कुछ रूल हैं टपल रूल्स। अब एट्रीब्यूट रूल्स देख लिए, हर किसी का नाम अलग होगा, और हमारा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। बात करते हैं टपल की, तो ईच टपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जांपल, डेटा वैल्यू in no two tuples of a relation attendance can be identical for all the attributes। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो जब तुम ट्राई करोगे, मान लो सेम डेटा डालने की कोशिश करो दोबारा, ठीक है, इसका एग्जांपल नहीं लेते, बीच में खाली छूटा है, इसका एग्जाम हिमांशु का एग्जांपल लेते हैं। सब कुछ सेम डालोगे तो लिखा हुआ है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या हम दोबारा से डुप्लीकेट क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान रखना सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, वो डुप्लीकेसी, वो रिडंडेंसी में आ जाएगा। अगला है सीक्वेंस ऑफ टपल इन रिलेशन इज इमटेरियल। फिर से सीक्वेंस मैटर नहीं करता। टपल आर नॉट कंसीडर टू बी ऑर्डर्ड इवन दो दे अपीयर टू बी इन अ टेबुलर फॉर्म। ये ऑर्डर ऑर्डर कंसीडर नहीं है। देखो ये कुछ ऐसा समझो, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, तो अगर की तुम्हारी भी जियो आईडी है तो इसकी वैल्यू ये होगी। अब ये मैटर नहीं करता कि यहाँ एड्रेस की जगह पे है, तो यहाँ पे जियो आईडी की सारी लोकेशन, सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यही चीज़ कंफर्म करने की बात करी जा रही है कि सीक्वेंस जो है वो इमटेरियल, जो माना नहीं जाता। अगला है फॉलोइंग रोल इन स्टेट ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे ऊपर से मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं कि एक रिलेशन क्या काम करता है। तो ऑल डेटा वैल्यूज इन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन, सेम डेटा टाइप। तो अगर हमारा फ़ोन नंबर है और वो इंटीजर है, तो सारे इंटीजर होंगे, सभी फ़ोन नंबर इंटीजर होंगे। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल इनटू मीनिंगफुल सब पार्ट्स। ठीक है, तो जो भी डेटा की वैल्यू है, जैसे फ़ोन नंबर है,
10 डिजिट है जो कि इनडिविजिबल है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमा लगा के दो फोन नंबर एक साथ आ गए। ऐसा हो सकता है, वो कुछ केसेस में है, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं उन्हें। मगर यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेपरेट नहीं कर सकते। हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हमारे पास फ़ोन नंबर है तो वहाँ पे उसके सब पार्ट्स नहीं करे जा सकते, फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही होगा। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल। फॉर एग्जांपल गार्जियन कैन नॉट स्पेसिफाई मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, यही चीज़ बता रहा था मैं कि ये चीज़ नहीं कर सकते। कोड्स रूल कहता है अगर तुम एक्चुअल डीबीएमएस के उसमें जाओगे तो, ठीक है, मगर हम नहीं जा रहे उस पर। कहने का मतलब है कि एक कॉलम में एक वैल्यू, एक बॉक्स में एक वैल्यू आएगी। अ स्पेशल वैल्यू नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन और नॉन एक्सेप्टेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल, इफ गार्जियन डज नॉट शेयर हिज और हर कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, तो वहाँ पे वो नल दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नहीं शेयर किया है, तो अगर तुम फेच करना चाहोगे, मान लो तुम बोलो कि अगर हम गार्जियन का नाम हमारा डैनी डिसूजा है और उसकी आईडी ये है, तो व्हाट इज़ द फोन नंबर, तो इट विल शो नल कि यूज़र ने शेयर नहीं किया है। की इन अ रिलेशनल डेटाबेस, कीज क्या होती हैं? अ टपल विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। टपल बताया मैंने, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये लाइन यही बता रही थी कि ईच टपल इन रिलेशनशिप इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो वो पूरा सेम नहीं हो सकता। इट मीन्स नो टू टपल इन अ टेबल शुड हैव द सेम वैल्यू। सबको सेम नहीं हो सकता। दैट इज देयर शुड बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसमें सारे डेटा यूनिक डिस्टिंक्ट होंगे और कोई नल नहीं होगा। दैट्स वे वी कैन क्विकली डिस्टिंग्विश ईच टपल ऑफ अ रिलेशन। इस तरह से हम बाकी कोई भी टपल जब भी बोलूँ रो समझना। सो रिलेशनल डेटा मॉडल इम्पोजेस सम रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड हाउ द कंटेंट ऑफ वन रिलेशन बी रेफर्ड थ्रू अनदर रिलेशन। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, कुछ चीज़ें इम्पोज करते हैं हमारे डेटा में, एक टेबल में, कि किस तरह वो बाकी रिलेशंस में यूज़ होगा, या कोई और टेबल को अगर वहाँ से डेटा उठाना होगा तो कैसे उठाएगा। तो ये रिलेशनल डेटा में कुछ चीज़ें इम्पोज करी जाती हैं। दीज रिस्ट्रिक्शन आर स्पेसिफाइड एट टाइम और डिफाइनिंग। और ये रिस्ट्रिक्शन डिफाइन जब करेंगे उस टाइम पे करी जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कीज एज अ गिवन बिलो। तो कुछ कीज मेंटेन करते हैं। अब ये चीज़ें कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ये चीज़ें वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगी। तो कैंडिडेट की क्या होता है? A relation can have one or more attribute that take distinct value. Any of these attribute can be used to uniquely identify the tuple in a relation. तो अगर तुम्हें टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, टपल अगेन बोलता हूँ, एक रो पकड़नी है तुम्हें, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे हर किसी के, और उनको हम कहते हैं कैंडिडेट की, जिनकी हेल्प से पूरा टपल आइडेंटिफाई हो जाए। एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की, क्योंकि वो प्राइमरी की के कैंडिडेट्स हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, चलो एग्जांपल दे ही रखा है, मैं अपना एग्जांपल नहीं बताता हूँ, वरना चलो छोटा सा बता देता हूँ कि बच्चे का रोल नंबर और बच्चे का आधार कार्ड दोनों यूनिक है, तो दोनों ही हमारी प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट हैं, इसलिए हम इसको कैंडिडेट की कहेंगे इन शॉर्ट। तो फिगर में शो कर रहे हैं, द गार्जियन हैज़ 4 एट्रीब्यूट आउट ऑफ विच GUID और जी फ़ोन नंबर हमेशा यूनिक होगा गार्जियन का। तो नो टू गार्जियन विल हैव द सेम फ़ोन नंबर और द सेम GUID। तो इसलिए हमारे पास आईडी और फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता। तो दो एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं जो कि दे आर बोथ फॉर कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की, तो इसको इसलिए हम कैंडिडेट की कहते हैं। ये जो वैल्यू डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर दे। प्राइमरी की, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट की द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डेटा बेस डिज़ाइनर। समझना, बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। मान लो किसी का ईमेल अलग, क्योंकि ईमेल सबका अलग होता है, सेम ईमेल के बन ही नहीं सकते दो, है ना। तो बहुत ईमेल अलग है, किसी का आधार अलग है, किसी का फ़ोन नंबर अलग है, किसी का रोल नंबर अलग है। इतने सारे कैंडिडेट हैं, मगर हमने रोल नंबर चुना क्यों? क्योंकि क्या पता फ़ोन नंबर ना दे कोई, ईमेल ना दे कोई। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो डिज़ाइनर के हाथ में होता है वो कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करे। प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, द रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। और बाकी उसमें जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उसको अल्टरनेट की कहते हैं। तो इन अ रिलेशन गार्जियन, सपोज GUID इज क्लोज चूजन एज प्राइमरी की, तो मान लेते हैं गार्जियन की आईडी को प्राइमरी की बोलें, तो फ़ोन नंबर उसका अल्टरनेट की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेयर भी होते हैं।
देखो यहाँ पर अच्छा डिस्कस ही कर दिया है। एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर पूछते हैं और डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, उसके बाद लोकेशन करते हैं। देखो हो सकता है कि तुम्हारा नाम के बहुत सारे बच्चे हों, तो पेयर बना के करते हैं तो 100% कन्फर्म हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन नंबर और या डेट ऑफ बर्थ और दो चीज़ें मिला के अलग आ जाए, या वो एक यूनिक ही बनाएगा। समझ में आया? तो इफ़ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशनशिप एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल्स, इसके इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा चीज़ें उठानी पड़ेगी। सच प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, उनको कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। क्या पता कि ऐसा हो। अभी रोल नंबर को छोड़ दो, अभी ये सब चीज़ें छोड़ दो। मान लो किसी का नाम है और किसी का ईमेल एड्रेस है, तो हम इन दोनों का कंपोजिट पेयर बना के, कंपोजिट प्राइमरी की बना के हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो इन अ रिलेशन अटेंडेंस, रोल नंबर कैन नॉट बी यूज एज प्राइमरी की एज रोल नंबर ऑफ द सेम स्टूडेंट विल अपीयर इन अनदर रो ऑफ डिफरेंट डेट। ठीक है, अटेंडेंस के टाइम पे रोल नंबर प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि रोल नंबर वन 1 तारीख को आया था, रोल नंबर वन 2 तारीख को आया था, तो बार बार रोल नंबर वन आ रहा है, तो ये प्राइमरी की तो नहीं हुआ। Similarly, in relation attendance, attendance date cannot be used as primary key because same date is repeated for each roll number, है ना। अब रोल नंबर 2 1 तारीख को, तो 1 तारीख फिर से आ गई। तो इस तरह से हमारा डेट भी दोबारा यूज़ हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा डेट, डेट भी बार बार यूज़ हो रहा है। रोल नंबर भी बार बार यूज़ हो रहा है, ये देखो। करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस डेट और रोल नंबर मिला देंगे। ऐसा कुछ कहा है इन्होंने, देखते हैं। हम्म बिकॉज सेम डेट इज अपियरिंग। ठीक है, हर बार रिपीट हो रही है रोल नंबर, मगर कॉम्बिनेशन इन दोनों का, रोल नंबर और अटेंडेंस का, अगर साथ मिला देंगे कि रोल नंबर वन और उसका अगर डेट क्या है 1 तारीख को, तो ये दोनों मिलके यूनिक कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अटेंडेंस टेबल अब वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, तो हेंस रोल नंबर कॉमा अटेंडेंस विल मेक अटेंडेंस रिलेशन एज कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, फॉरेन की क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि किस तरह रोल नंबर हमारा यूज़ हो सकता है सारी डिटेल निकालने के लिए दो टेबल के बीच में। फॉरेन की इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस, दो रिलेशन। अब देखो, रिलेशन बोलो टेबल बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हम RDBMS पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन टेबल एक ही बात है। और फॉरेन की इज अ एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट whose value is derived from the primary key of another relation। तो एक चीज़ की प्राइमरी की, एक टेबल की प्राइमरी की, एक रिलेशन की प्राइमरी की विल बी द फॉरेन की ऑफ अदर, जहाँ से वो डिराइव करेगा, जहाँ से वो रिलेशन बिठाएगा। दिस मीन्स दैट एन एट्रीब्यूट, any attribute of the relation referencing which is used to refer content from another reference relation become foreign key if it refers to the primary key of the reference relation। अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। रेफरेंसिंग मतलब अटेंडेंस, रेफरेंस मतलब स्टूडेंट की डिटेल। थोड़ा दिमाग में मैं धीरे इसलिए रुक इसलिए रहा हूँ कि तुम पिक्चर बना पाओ। रेफरेंस मतलब कहाँ से चीज़ें उठा रहे हो, स्टूडेंट की डिटेल में से उसका रोल नंबर उठा दिया और रेफरेंस कर दिया कहाँ पे, अटेंडेंस में। तो यानी अटेंडेंस वाली जो है वो फॉरेन की हो जाएगी। बात समझ में आई? तो द रेफरेंस रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन रिलेशन। तो रेफरेंसिंग रिलेशन क्या है, फॉरेन रिलेशन कहलाएगा। यानी जो दोबारा बोल रहा हूँ सेम चीज़, कि अटेंडेंस में जो रोल नंबर होगा वो हमारा फॉरेन की हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या पता मेरा एग्जाम्पल अलग हो, मगर तुम्हें समझ में आ गया तो इट इज़ करेक्ट। इन सम केस फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू। ठीक है, कुछ केसेस में नल वैल्यू चलती है इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ द फॉरेन टेबल। तो ज़रूरी नहीं है, देखो प्राइमरी की ही होना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ केसेस में फॉरेन की नल वैल्यू ले लेती है। समझ में आया? दोबारा से बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि विच कैन टेक नल वैल्यू, तो प्राइमरी की नहीं लेगी, तो ऑप्शन में फॉरेन की अगर है तो टिक करना। तो सम केस फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू, इट इज़ नॉट द, अगर वो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है किसी टेबल में, दूसरी टेबल में। ठीक है, फॉरेन टेबल जब हम बात कर रहे हैं तो हम चले जाएंगे अपनी स्टूडेंट टेबल में।
द रिलेशन इन विच द रेफरेंस प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशन और मास्टर रिलेशन। तो जो रिलेशन जहाँ पे रेफरेंस प्राइमरी की डिफाइन हो रखी है उसको हम कहेंगे मास्टर रिलेशन, यानी अपने वो स्टूडेंट टेबल की बात हो रहा है, या प्राइमरी रिलेशन जहाँ से उठाया जा रहा है। तो इन फिगर टू फॉरेन की इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस आर शोन यूजिंग स्कीमा डायग्राम वेयर द फॉरेन की इज डिस्प्लेड एज अ डायरेक्टेड आर्क या एरो। ठीक है, एरो बता रही है कि फॉरेन की कहाँ रेफरेंस हो रही है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम इट एंड एंडिंग इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस टेबल। ठीक है, देखो भारी भारी सा शब्द लग रहा है, मगर एक बार क्लियर हो गया कि रेफरेंस टेबल क्या है, प्राइमरी की क्या है, तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ देखो, रोल नंबर हमने कहाँ से उठाया, ये है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, दोबारा बोलता हूँ, ये रेफरेंस हो रहा है। रेफरेंसिंग कौन है, अटेंडेंस है। अंतर समझ में आया, रेफरेंसिंग इज अटेंडेंस, इन्होंने भी सेम एग्जांपल लिया तो आसान है ना। रेफरेंस इज स्टूडेंट, तो ये हमारी मास्टर है, या इसको क्या बोलो, प्राइमरी टेबल है, रेफरेंस टेबल है, प्राइमरी रिलेशन है, तो यहाँ से उठा के डाला गया यहाँ पे। करेक्ट। और क्या हो सकता है, जो ये आईडी है, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार ये शब्द नहीं बोलना चाहता कि स्टूडेंट जो है वो रेफरेंस्ड है, फिर गार्जियन रेफरेंसिंग है, या फिर अटेंडेंस जो है वो रेफरेंसिंग है फॉर रोल नंबर। स्टूडेंट जो है वो रेफरेंसिंग है फॉर गार्जियन का जीओ आईडी। ठीक है, जी गार्जियन हमने उठाया कहाँ से, जीओ आईडी कहाँ से उठाया हमने, गार्जियन से, तो गार्जियन क्या हो गया, रेफरेंस्ड हो गया। जहाँ से उठाया जाता है वहाँ रेफरेंस्ड होता है। स्टूडेंट क्या हो गया, रेफरेंस्ड हो गया फॉर रोल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है जहाँ पे प्राइमरी और फॉरेन की समझाई गई है। समरी फटाफट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। अ फाइल इन अ फाइल सिस्टम इज अ कंटेनर जो कि स्टोर करेगा डेटा इन कंप्यूटर। The data can be of any type, of any format. File system suffers from data redundancy, समझा रखा है, inconsistency, isolation, dependence and controlled data sharing. ओके, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। समझ में आया, डेटाबेस को क्रिएट मैनेज करना कलेक्शन ऑफ टेबल्स की फॉर्म में। और डेटाबेस स्कीमा इज अ डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, किस तरह से डेटाबेस डिज़ाइन हो रखा है, ये भी एक स्कीमा का ही पार्ट है जिसको हमने रेफर करा है। डेटाबेस कंस्ट्रेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा इंसर्ट होगा टेबल में। एग्जांपल हमने बताया मोबाइल नंबर 10 डिजिट और इंटीजर। डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस कंस्ट्रेंट आर स्टोर्ड इन डेटाबेस कैटलॉग, तो उसके कैटलॉग में डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें। स्नैपशॉट बता दिया, डेटाबेस इंस्टेंस देता है। क्वेरी इज अ रिजल्ट टू अ डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। क्वेरी क्या है, तुम एक क्वेरी लिखोगे, इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तीनों चीज़ें हमने देख लिया। नया बच्चे का डेटा, पुराना अगर कोई एडमिशन ले रहा है, कोई क्या बोलते हैं, टीसी हो गई किसी की, या हट गया स्कूल से, या किसी का नाम चेंज, किसी का नया मोबाइल आ रहा है। आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसको हम रिलेशंस कहते हैं। रो एंड कॉलम ऑफ, रो को हम क्या कहते हैं, टपल्स, कॉलम्स आर द एट्रीब्यूट्स। कार्डिनैलिटी डिग्री तुम्हें पता है, डिग्री बता दिया कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कार्डिनैलिटी विल टेल द नंबर ऑफ टपल्स। ओके, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा, ओके, destruction of the data in RDBMS is applied by using use of key such as candidate key। अगर तुम स्ट्रक्चर डिफाइन करो तो कैंडिडेट की होती है, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की होती है, जैसे हमने अटेंडेंस टेबल में देखा। फॉरेन की होती है, ये भी हम लास्ट में देखा। प्राइमरी की यूज फॉर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल, इट कैन नॉट बी नल। फॉरेन की इज यूज टू रिलेट टू टेबल्स इन अ रिलेशन, रेफरेंस और रेफरेंसिंग फॉर्म में, है ना। वहाँ पे एक मास्टर टेबल होती है, एक मास्टर रिलेशन होता है जिससे रेफर करता है। इट कैन बी नल इफ इट इज़ नॉट प्राइमरी। ठीक है, ईच कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ फीचर एट्रीब्यूट ऑफ द रिकॉर्ड। हर कॉलम एक फीचर बताएगा, एट्रीब्यूट बताएगा रिकॉर्ड का। टेबल स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटिटी वेयर अ रो स्पेसिफाई रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। रो बताएगा हमारा, टपल बताएगा क्या क्या रिकॉर्ड है। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, वही सेम चीज। टपल जो है वो बताएगा कि यूनिक रिकॉर्ड होने चाहिए। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यू दैट मेक अ रिकॉर्ड यूनिक। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिला के
वो यूनिक होना चाहिए, दोबारा से नहीं डाल सकते। टपल इज अ यूनिक एंटिटी वेयर एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट इन द टेबल। तो टपल एक यूनिक एंटिटी है एज अ होल, दोबारा बोलता हूँ, एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। जैसे किसी के फादर का नाम हिमांशु हो सकता है 2 बार, जैसे हमने देखा, मगर एज अ होल जो है वो अलग होगा। अगर 2 सिबलिंग है तो भाइयों के नाम अलग अलग होंगे, है ना, वो सब। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर आरडीबीएमएस सिस्टम्स लाइक माई एसक्यूएल। और भी हमने देखे थे। एसक्यूएल अभी हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें टर्म्स बतानी है हर एक चीज़ के लिए, जैसे कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, इसी को तो हम टेबल कहते हैं, इसी को तो हम रिलेशन कहते हैं, तो इसको टेबल कहेंगे। ठीक है, लॉजिकली जो चीज़ें रिलेट करते हैं वो, उनको एक साथ कलेक्ट करने को टेबल कहते हैं। DBMS create a file that contain a description about the data stored in the database। डेटा अबाउट डेटा क्या कहेंगे इसको, मेटा डेटा या फिर डेटा डिक्शनरी। ठीक है, ये बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। अगला है एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन। तो यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करना है तो प्राइमरी की करेगी। अगला है कि स्पेशल वैल्यू जब कोई एक्चुअल डेटा नहीं देते हैं, है ना, व्हेन एक्चुअल डेटा वैल्यू इज अननोन, हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, तो नल रखते हैं उसकी वैल्यू। उसके बाद है एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स ऑफ द टेबल बट इज़ नॉट डिफाइंड एज प्राइमरी। अगर प्राइमरी नहीं है तो अल्टरनेट की होगी, जो कि है अल्टरनेट की। और लास्ट में हमारी DBMS की डेफिनेशन दे रखी कि सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मेंटेन अ रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आ सकता है पेपर में, तो यही लिखते हैं ना, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मेंटेन अ रिलेशनल डेटाबेस। फॉरेन की को नल वैल्यूज अलाउड होती हैं, मैंने बताया हुआ है। प्राइमरी की को क्यों नहीं, आई मीन प्राइमरी की में तो नो नल लिखता है ना, मगर फॉरेन की में अलाउड है, ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे इन्होंने टेबल नहीं बना रखी, मगर तुम टेबल बना के भी दिखा सकते हो कि अ नल वैल्यू कैन बी एंटर्ड इन अ फॉरेन की। फॉरेन की में नल वैल्यू एंटर हो सकती है, यानी इस ये इंडिकेट करता है रिकॉर्ड्स आर नॉट रिलेटेड। इसका मतलब रिकॉर्ड रिलेट नहीं करता, बस सिंपल। क्योंकि हम, तुम्हें याद होगा, हम रेफरेंस करते हैं, रेफरेंसिंग टेबल में रिकॉर्ड रिलेट होता है, अगर नहीं होता है तो नॉट रिलेटेड। इन सर्टेन सिचुएशन अ फॉरेन की मे एक्सेप्ट अ नल वैल्यू। तो कुछ केसेस में नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है अगर वो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है वो प्राइमरी की हो वहाँ से। एक बात ध्यान रखो कि एक टेबल से हम दूसरे टेबल में मल्टीपल फॉरेन की ले सकते हैं। तो मान लेते हैं एक प्राइमरी की है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, है ना, वो प्राइमरी की वहाँ से नहीं चले, मगर अगर कोई हम ऐसी की ले रहे हैं जो कि जस्ट एक रेफरेंस हो रहा है, तो इट कुड बी नल। ठीक है, तो वो नल एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करो एन ऑर्डर टेबल इन डेटाबेस। ऑर्डर नाम की एक टेबल है डेटाबेस में, ईच ऑर्डर मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद कस्टमर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऑर्डर कस्टमर से एसोसिएट हो। ठीक है, तो इफ़ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय अ गेस्ट और न्यू कस्टमर who हैज़ नॉट बीन एडिड टू द सिस्टम येट, तो कस्टमर आईडी फॉरेन की ऑर्डर में नल होगी, जो कि बताएगा कि देर इज़ नो एसोसिएटेड कस्टमर रिकॉर्ड फॉर द ऑर्डर। समझ में आया, मतलब तुम्हारे पास एक कस्टमर आईडी है, तुम्हारे पास एक टेबल है ऑर्डर नाम की, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी। और मान लेते हैं कि हमारी कस्टमर आईडी है 101 राहुल की, 102 प्रिया की। अब क्या हुआ, एक गेस्ट कस्टमर आया, एक नया आदमी आया खाना खाने के लिए, तो उसके लिए कोई ऑर्डर आईडी होगी नहीं। ऐसे मत समझना कि ऑर्डर आईडी तुरंत जनरेट हो रही है, ऐसे आई मीन ऑर्डर आईडी जनरेट होगी, उसके लिए कोई कस्टमर आईडी होगी क्या, नहीं, क्योंकि वो नया आया है। जब वो खा पी लेगा उसके बाद उसको हम कस्टमर बना देंगे अपना। ठीक है, तब से उसको एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ ये आया, ये हमारा फ्रीक्वेंट कस्टमर है। हम जैसे कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं तो वो हमारा फ़ोन नंबर पूछते हैं कि क्या हम आपको ऐड कर देते हैं लिस्ट में, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा एज आर कस्टमर, ऐसे करके। तो कस्टमर गेस्ट भी हो सकता है, एक नया आदमी आता है तो गेस्ट कहलाएगा। वो जो जो भी ऑर्डर करेगा उसकी ऑर्डर आईडी होगी, ठीक है, यूनिक, मगर उसकी कस्टमर आईडी नहीं होगी। तो उस केस में उसको नल कर सकते हैं कि एक नल की तरफ से एक ऑर्डर आया है, मतलब कस्टमर नया नया है, तो इसलिए उसको नल है। आफ्टर दैट वी कैन रिकॉर्ड। ओके, डेटाबेस स्टेट, स्टेट यानी इंस्टेंस, याद है स्टेट के बारे में डिस्कस किया, तो स्कीमा में क्या अंतर है। तो डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे जब डेटा स्टोर होता है यानी स्टेट कहलाता है उस डेटाबेस की, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम।
इज कॉल्ड डेटाबेस स्टेट और इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। समझ में आया? यानी किसी भी एक टाइम पे डेटाबेस की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, किस तरह है, क्या इंस्टेंस है, मतलब क्या नया रिकॉर्ड तो ऐड नहीं हुआ, हो रखा है, जो भी हो रखा है, तो वो एक स्नैपशॉट कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, ये सारे शब्द हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा यानी स्केलेटन, ब्लूप्रिंट, ये तो हमने रटा हुआ था वहाँ से, एनसीईआरटी से। ठीक है, आ सकता है व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा, गिव एग्जांपल, ऐसे कुछ भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो तैयार रहना, लिखने के लिए तैयार रहना, वहाँ ना सोचना पड़े। द डेटाबेस स्कीमा डिफाइन द डिज़ाइन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस। याद है स्केलेटन बोला था, सर्व एज अ ब्लूप्रिंट या स्केलेटन। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या ऑर्गन, किस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा, क्या डिज़ाइन रहेगा उस डेटाबेस का, ये सब डिटरमाइन करता है एंड रिलेट विद इन द डेटाबेस। अब आते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर। बहुत चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल। तो देखो, एक कॉलम हो सकता है, या कंपोजिट हमने प्राइमरी की देखी हुई थी जो दो को मिला के बनती है ना, यूनिकनेस के लिए। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए, नल नहीं हो सकती। इट कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। ठीक है, एक ही प्राइमरी की होगी एक टाइम पे, बाकी सब अल्टरनेट होंगी। कैंडिडेट बहुत सारी हो सकती है, मतलब समझो ऐसा कि तुम्हारे इंटरव्यू राउंड तक बहुत सारे कैंडिडेट पहुंच गए, मगर तुमने एक को प्राइमरी की बनाया, बाकी सब ऐसे बैकअप में रख दिए। कि ये बंदे ने अगर एंड मोमेंट पे, नहीं करते कुछ लोग कि सर मैं नहीं ले पाऊंगा ये जॉब, मेरे को कहीं और मिल गई है, तो फिर जो हमारे बैकअप पे रखे होते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की समझ में आया कि एक टाइम पे एक प्राइमरी की बन गई, बाकी सब अल्टरनेट रहेंगी, और सारी मिला के सब, सारी की जितनी भी कीज प्राइमरी हैं, होने के हो सकती हैं, कट ऑफ क्वालिफाई करती हैं, उनको कैंडिडेट कहते हैं। इट इज़ यूज टू एनफोर्स एंटिटी इंटीग्रिटी एंड इंश्योर डेटा। देखो, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझ लो। एंटिटी मतलब ऐसा है कि यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा, एक तरह से जोड़ के रखेगा चीज़ों को, इंटीग्रेट करके रखेगा, है ना। इसको कैसे समझाया जाए कि अगर किसी की खासियत है ना कुछ, तो वो नज़र आएगी थ्रू प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी एंटिटी की खासियत बताता है, किसी आइटम की खासियत बताता है, यूनिकनेस इंश्योर करता है कि अगर वो टेबल में मौजूद है तो वो यूनिक रिकॉर्ड होगा, ये दावा करता है प्राइमरी की। फॉरेन की क्या करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देता है कि हाँ हमने रेफर करा है रेफरेंसिंग टेबल से रेफरेंस टेबल में, एंड मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेटेड टेबल्स। तो ठीक है, शुरू से देखते हैं। पहले तो ये एट्रीब्यूट है, whose वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, जिसकी वैल्यू प्राइमरी की से डिराइव होती है दूसरी टेबल में। फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ये भी समझ में आया, टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, मल्टीपल टेबल्स के बीच में। फॉरेन की में नल हो सकता है, जैसे अभी हमने गेस्ट वाला ऑर्डर चेक करा। मल्टीपल फॉरेन कीज कैन एग्जिस्ट इन अ टेबल, अभी हम देखने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मल्टीपल फॉरेन कीज आर पॉसिबल। इट इज़ यूज टू इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ध्यान रखना जब भी फॉरेन की के बारे में आए, ये आंखें बंद करके लिख देना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस रिलेटेड टेबल। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, डिग्री और कार्डिनलिटी में क्या डिफरेंस है? क्विक, डिग्री ऑफ अ रिलेशन, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। अगर तुम्हारे पास नेम, एज और एड्रेस है तो डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, एक रिलेशन में, एक टेबल में 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो डिग्री 3। नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन दैट इज कॉल्ड रोज। ये कितनी रोज हैं एक रिलेशन में, उसको हम कार्डिनैलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 रिकॉर्ड पड़े हैं हमारे पास तो 10 कार्डिनैलिटी हो जाएगी। तो ये 10 बच्चे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 कार्डिनैलिटी होगी। ओके, फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवॉइड रिडंडेंसी। देखो, फाइल सिस्टम में क्या अलग अलग फाइलें मैनेज होती हैं औरों से। ठीक है, डेटाबेस में एक सेंट्रल लोकेशन में रहता है चीज़, stores the data at a central location. That is why backup is important. Where from all application programs can access the data. जहाँ से सारे application program access कर सकते हैं. This removes the need of saving own data by applying application program and thus reduce the data redundancy. अब देखो, हर application program अपना अपना data save नहीं करता, वो just यहाँ से एक central location से data उठा रहा है। तो हमें जब खुद से data copy नहीं करना, ठीक है, तो फिर redundancy कम हो जाएगी। redundancy मतलब डुप्लीकेसी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है फाइल सिस्टम की? देखो, बोला है ना कि आ सकता है क्वेश्चन,
तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी हुई थी अच्छे से, एक एक उसको, कि रिडंडेंसी को की रीज़न बनता है इसका, इनकन्सिस्टेंसी रह सकती है, आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इनकन्सिस्टेंसी मतलब नाम चेंज हो गया तो दूसरी फाइल में भी होगा। आइसोलेशन होगा, डिपेंडेंस रहता है। देन देर इज़ डिफ़िकल्टी इन डेटा एसेसिंग, एसेस कैसे करें। कंट्रोल डेटा शेयरिंग, सबको एक ही फाइल मिल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पेरेंट्स एडिट कर पाएंगे बच्चों के प्रेजेंट एब्सेंट। ओके, एक क्वेश्चन है कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना है, यूनिक रोल नंबर है, और ओके, बोला है कि देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, और हर किसी को यूनिक रोल नंबर है और एक लिस्ट बनाई गई है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि 17 को 2 मिले हैं, और ऊपर से ये नल दिख रहा है रोल नंबर में। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, बोला कि ईच वन शुड गिव ओनली वन प्रेफरेंस। ठीक है, तो ऑलरेडी कंस्ट्रेन दे रखा है कि एक आदमी को एक ही मिलेगा, तो 17 को 2 कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और मस्ट पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी ये 24 बच नहीं सकता भाई, इसको करना ही पड़ेगा किसी में पार्टिसिपेट। बात करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, बोल ही रहा है कि रोल नंबर 24 मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो क्या नल वैल्यू भी असाइन? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है, कहीं लिखा है कि इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वेयर ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव एग्जैक्टली वन प्रेफरेंस, बोला ना कि मस्ट पार्टिसिपेट, तो हम नल नहीं असाइन कर सकते टू अ रोल नंबर 24, उसको परमिट नहीं है नल असाइन करना, समझ में आया? तो कोई ना कोई ये कबड्डी में पार्टिसिपेट कर ले भाई। अगला है रोल नंबर 17 ने 2 प्रेफरेंस दे रखी हैं, क्या सही है कि क्या वायलेट कर रहा है? वायलेट कर रहा है ना। प्राइमरी की जो है वो यूनिकनेस इंश्योर करती है, अभी बताया ना मैंने कि इंटीग्रिटी किस वे में यहाँ हमने डिस्कस किया कि इन्फोर्स इंटीग्रिटी, एंटिटी की इंटीग्रिटी मेंटेन करती है, कि अगर यूनिकनेस बताती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि यूनिकनेस इन अ डेटाबेस रिलेशन, अगर रोल नंबर 17 को 2 चीज़ें पसंद हैं तो इट वायलेट्स दिस रूल, बिकॉज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट रोल नंबर वुड नॉट अलाउ डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सेम रोल नंबर। 17 के पास दूसरी बार डेटा नहीं तुम पुट कर सकोगे। ओके, ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम कैन प्रिवेंट करता है ऐसे वो ये वायलेशन बाय रिजेक्टिंग अटेम्प्ट टू इंसर्ट न्यू रो, ये बताया ना, डुप्लीकेट रोल नंबर के लिए नई रो इंसर्ट करने में मना करेगा, कहेगा भाई वायलेशन है। कबड्डी वॉज नॉट चूजन बाय एनी स्टूडेंट, अगर नहीं चूज करा है तो इट शुड नॉट बी इन द टेबल, तो नो, सिंस नो स्टूडेंट हैज़ सेलेक्टेड कबड्डी अपने प्रेफरेंस में, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी टेबल में। ठीक, किसी ने कबड्डी को पसंद नहीं किया तो। चलो अगला है कि, ठीक है, 2 सेक्शन है। ओके, सेम चीज़ है, रोल नंबर्स और स्पोर्ट्स दे रखे हैं, और इस बार हमारे पास स्पोर्ट्स और रोल नंबर, मतलब बस कभी रोल नंबर को आगे लिख दे कभी पीछे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आर द स्टेट ऑफ बोथ द रिलेशंस इक्विवेलेंट? यस। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस करा है कि ऑर्डर नहीं मैटर करता। देखो टपल क्या होता है, ये पर्टिकुलर टपल है, हॉकी 21 या 21 हॉकी, इफ 21 हॉकी इज देयर इट मीन्स सेम एज हॉकी 21। एक तरह के बस ये है कि रोल नंबर 21 को स्पोर्ट्स हॉकी है, अब वो किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रो में, कॉलम में हो, डज नॉट मैटर, डेटा इज जस्ट सेम इन बोथ द रिलेशन। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक एक करके देखते हैं। स्कूल कैंटीन कुछ रिकॉर्ड, कुछ आइटम मंगवाना चाह रही है स्कूल में, और कैंटीन के डेटाबेस में जाएगा वो, ठीक है। ट्रैक करेंगे आइटम परचेज बाय स्टूडेंट, तो बच्चे खरीदेंगे कैंटीन में, हम उसको ट्रैक करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है टू स्टोर ईच आइटम नेम अलॉन्ग विद इट्स प्राइस। ठीक है, आइटम का नाम, उसका प्राइस, कितने कितने रुपए का है, क्या रिलेशन होना चाहिए। ओके, डिसाइड अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट के नाम देखने हैं हमें, और ईच आइटम एंड इट्स प्राइस शुड बी स्टोर्ड ओनली वंस, यानी यूनिकनेस होनी चाहिए। क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी इसके डेफिनेशन में? ओके, तो टू स्टोर ईच आइटम, अब देखो क्या है, हम कैंटीन में गए, हमें स्टोर करना है कैंटीन के डेटाबेस में सबका दाम और क्या क्या आइटम है, तो हमें एक टेबल बना दी, एक रिलेशन बना दी आइटम नाम से। ठीक है, क्या क्या एट्रीब्यूट देंगे, आइटम टेबल है, इसमें एट्रीब्यूट रहेगा हमारा आइटम का नंबर, यूनिकनेस के लिए आइटम का नंबर ज़रूरी है। ठीक है, वो इंटीजर रहेगा, ये प्राइमरी की रहेगी, यूनिक रहेगी, और नल नहीं कह सकते। ठीक है, आइटम का नेम है वैरकेर, नाम क्या है, जैसे पाव भाजी मिल रही है कैंटीन में, तो वैरकेर स्ट्रिंग होगी, और नॉट नल, नल नहीं कर सकते कुरकुरे वगैरह। प्राइस उसका लिखेंगे फ्लोट में, पॉइंट में बता देंगे प्राइस, नॉट नल। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है
शुड बी यूज वाइल डिफाइनिंग द आइटम, कि आइटम नंबर जो है प्राइमरी की है ना। तो इसमें ये सारी रिस्ट्रिक्शन है। ये इंश्योर करेगा कि हर आइटम यूनिक हो, वही हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा। दैट ईच आइटम एंड इट्स प्राइस आर स्टोर्ड ओनली वंस इन अ डेटाबेस। इससे पता चलेगा कि अगर कुरकुरे लिख चुके हैं तो अब चिप्स की बारी, दोबारा से कुरकुरे नहीं लिख सकेंगे। ओके, अगला कह रहा है कि इन ऑर्डर टू जनरेट बिल, अच्छा बिल जनरेट करना है, अब क्वांटिटी भी देखनी है। किसी ने 3 कुरकुरे लिए होंगे, किसी ने 4 कुकीज़ ली होंगी, ठीक है। शुड दिस इंफॉर्मेशन बी न्यू रिलेशन, अच्छा क्या एक नए टेबल बनाने की ज़रूरत है, हाँ या ना। अगर है तो बताओ कि क्या फॉरेन की रहेगी, क्या प्राइमरी की बनाओगे उस नई टेबल की। तो जब इतना पूछ ही रहे हैं तो हाँ ज़रूरी तो है ही। द सेम बिल कैन नॉट बी जनरेट, इसका भी ध्यान रखना है, एक ही बिल दोबारा से जनरेट नहीं हो जाए। बिल कैन जनरेट ओनली फॉर द अवेलेबल आइटम, ऐसा हो कि जो आइटम हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, जो स्टॉक में है वही उसी का बिल बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आइटम नंबर की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि आइटम नंबर क्या इंश्योर करता है कि यूनिक आइटम है भाई। तो हाँ, एक सेल्स ऑर्डर नाम की टेबल मेंटेन होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा ऑर्डर नंबर होगा। ये क्या करेगा, यूनिकनेस बताएगा कि भाई अगर तुमने कभी भी ऑर्डर लिया है तो हमेशा एक ऑर्डर नंबर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर इंटीजर बताएगा, प्राइमरी की ये यहाँ की प्राइमरी की है, फॉरेन की क्या है आइटम नंबर, कि क्या आइटम मंगाया बंदे ने। अगर 17 नंबर पे आलू के परांठे हैं तो 17 नंबर का आइटम जो है वो मिल जाएगा उसको, तो ये फॉरेन की है और यूनिक भी है, नॉन नॉट नल है। क्वांटिटी कितने आलू के परांठे, 2 चाहिए, क्या प्राइस हो गया दोनों का मिला के वो फ्लोट में आ जाएगा। तो विद दिस डिज़ाइन हम सेटिस्फाई कर देंगे दोनों रिस्ट्रिक्शन को। क्या रिस्ट्रिक्शन है पहली हमारी, कि बिल जो है दोबारा जनरेट ना हो, तो उसके लिए हमने क्या करा कि यूनिक ऑर्डर नंबर दे दिया हर किसी को। सेम बिल कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। फॉरेन की के लिए हमने कंस्ट्रेन के लिए हमने आइटम नंबर को इंश्योर कर दिया कि उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर करा जाए जो कि हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। जो आइटम हमारे पास कैंटीन में अवेलेबल है वही चीज़ें आएंगी, आइटम नंबर अगर है हमारे पास। ओके, कह रहे हैं कि द स्कूल वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज, कैलोरीज का इंटेक भी देखना है, तो इसको कहाँ डाला जाए, यही बोल रहे हैं किस रिलेशन में, यानी किस टेबल में डाला जाए। तो पहली टेबल में डाल दो, क्योंकि यहाँ आइटम नंबर है, आइटम का नाम है, पहले नंबर पे आ गया छोले कुलचे और उसका दाम, साथ में कैलोरी भी डाल दो। कैलोरी शुड बी इन आइटम टेबल, ठीक है, जो कि बताएगा कितने कैलोरी मिलेंगी इसको खाने के बाद। ओके, ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय डिपेंडेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसके डिपेंडेंट की बात हो रही है, उसके साथ मान लो स्पाउस है, किसी की वाइफ है या किसी का हस्बैंड है, तो उसके डिटेल भी बता रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी, उसके डिपेंडेंट का नाम, क्या रिलेशन है, अगर बेटा है तो सन आ जाएगा, मदर है तो मॉम आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो नेम द एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय विच कैन बी यूज एज कैंडिडेट की। अब देखो एम्प्लॉय आईडी तो जर्नली क्या होती है, प्राइमरी की कहलाई जाती है, मगर कैंडिडेट की किसे कहते हैं, जो प्राइमरी की बनने लायक है। एम्प्लॉय आईडी दिख रही है, आधार नंबर दिख रहा है, ये दोनों ही हमारी कैंडिडेट की है। इनमें से एक प्राइमरी बनेगी, दूसरी अल्टरनेट बन जाएगी। द कंपनी वांट टू रिट्रीव डिटेल ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय, डिपेंडेंट के बारे में डिटेल निकालनी है। टेबल बताओ और की बताओ जो कि ऐसी चीज़ें निकलवाएंगी। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो एट्रीब्यूट आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी जो है वो कैंडिडेट की के रूप में यूज़ हो सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट टेबल आर लिंक्ड यूजिंग एम्प्लॉय, एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है। तुम्हारे जब भी अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास एक एम्प्लॉय आईडी होगी जिसके जिससे रिलेटेड सारी डेटाबेस में चीज़ें स्टोर होंगी, तो डिपेंडेंट निकल जाएगा यहाँ से। तो यही कह रहे हैं कि डिपेंडेंट टेबल लिंक हो रखी है एम्प्लॉय आईडी से, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिटेल्स निकालने के लिए डिपेंडेंट की, क्या रिलेशन लगता है उस डिपेंडेंट का, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देखो कोई रोज़ ही नहीं दे रखी, कोई टपल ही नहीं दे रखा। जब टपल नहीं दे रखा तो डिग्री मतलब हमें पता ही है कि ये एट्रीब्यूट्स के नंबर होते हैं। तो ऊपर 5 दिख रहे हैं, नीचे 3 दिख रहे हैं, यही हमारा हो गया ना, कि रिजल्टिंग इन अ डिग्री ऑफ 5 फॉर व्हाट, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय टेबल, और डिपेंडेंट की 3 ही डिग्री है। तो मैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है। ओके, 12th क्वेश्चन, स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल में कुछ यूनिफॉर्म है, शीतल प्राइवेट लिमिटेड स्कूल का नाम है, स्कूल यूनिफॉर्म नाम से हमारा डेटाबेस बना हुआ है। ओके, जिसमें यूनिफॉर्म उसका कॉस्ट बताया जा रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे कलर के लिए कोई चिंता नहीं है भाई, कलर बताओ ना बताओ हमें चलेगा, नाम नहीं नल हो सकता। ध्यान रखना, थोड़ा कंस्ट्रेंट पे ध्यान रखना। प्राइमरी की हमारी रहेगी, कोड क्या है, मान लो बच्चों के लिए अगर पैंट है या फिर स्कूल की शर्ट है तो उसका नाम होगा, उसको कोड मिलेगा, कलर हम
बताओ ना बताओ, रेड येलो जो भी करो। ओके, प्राइस 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंस्ट्रेन है, और ये कंपोजिट प्राइमरी की है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल भी दे रखा है, टेबल दे रखी है यूनिफॉर्म, इसमें शर्ट है वाइट कलर की, पैंट है ग्रे कलर की, स्कर्ट है ग्रे कलर की। ठीक है। और साइज़ के हिसाब से मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और कॉस्ट दे रखी है। ठीक है सबकी। अच्छा, तो हमारे पास कोड नज़र आ रहा है, यूनिफॉर्म में कोड है, यहाँ पे भी कोड है। ओके, तो मतलब शर्ट है, शर्ट का कोड 1 है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं टेबल को, ठीक है, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो। और 1 हर मतलब समझ में आ रहा है कि एक शर्ट के 3 साइजेस अवेलेबल है, मीडियम भी है, लार्ज भी, एक्स्ट्रा लार्ज भी है। ठीक है। तो शर्ट हमारी 3 तरह की साइज़ में अवेलेबल है, ये इसका कहना ये हुआ। सेकंड नंबर पे पैंट है, पैंट भी हमारे पास 3 तरह के, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में अवेलेबल है। ओके, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग टपल इन द यूनिफॉर्म रिलेशन, गिव रीजन सपोर्ट योर आंसर। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, मेरे को लग रहा है कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म में बताया ना कि तीसरे नंबर पे कलर बताना ज़रूरी नहीं है, कलर चलेगा, नल लिखा है क्या? हाँ, इंसर्टेड बिकॉज नो कंस्ट्रेंट मेंशन फॉर द स्कीमा, नल वैल्यू के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। ये तो साफ साफ सही लग रहा है, रिबन है रेड कलर का। ठीक है, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नॉन नल वैल्यू नहीं है। थर्ड वाला थोड़ा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि नाम तो होना चाहिए, नॉट नल बोला है ना यहाँ पे। कंस्ट्रेंट्स याद रखना भाइयों, हमारा नाम तो होना ही चाहिए। तो दिस कैन नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज, हाँ, एट्रीब्यूट कैन नॉट बी नल एज पर द स्कीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये इंसर्ट हो सकता है? ठीक है, बताओ कॉस्ट में ज़ीरो आ सकती है? नहीं, बोला हुआ है ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है नल यहाँ आ सकता है, आई मीन सॉरी, एक्स्ट्रा लार्ज, ये तो ठीक है, सब कुछ दे रखा है। क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस एट्रीब्यूट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो इंसर्ट इंसर्ट कर सकते हैं एज वैलिड वैल्यूज ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज देयर। ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट और समथिंग, कि एक मल्टीप्लेक्स है और वहाँ पे, और मूवी आर स्क्रीन्ड इन डिफरेंट ऑडिटोरियम। ओके, समझ में आ गया कि मूवी है, अलग अलग ऑडिटोरियम में लग रही है, एक जगह टॉक्सिक लग रही है, एक जगह धुरंधर 2 आ रही है, 4 घंटे की। वन मूवी कैन बी शोन इन मोर देन वन ऑडिटोरियम। ठीक है, सही बात है, एक से ज़्यादा ऑडिटोरियम में एक मूवी चल सकती है। कुछ लोग वहाँ जाएंगे धुरंधर देखने, कुछ लोग यहाँ आएंगे धुरंधर देखने। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ मूवी, द मल्टीप्लेक्स मेंटेन्स अ रिलेशनल डेटाबेस। तो उन्होंने एक डेटाबेस बनाने की सोची कि कौन सी मूवी और कौन से ऑडिटोरियम के बीच में। ठीक है, दो रिलेशंस हैं, दो टेबल हैं, मूवी के अंदर मूवी की आईडी आ रही है। थोड़ा ध्यान रखना इन एट्रीब्यूट्स का, मूवी का नाम आ रहा है और रिलीज डेट, और ऑडिटोरियम में ऑडिटोरियम का नंबर है, मूवी की आईडी। वाह, समझ में आया कुछ? मूवी की आईडी यहाँ क्यों आई? फॉरेन की दिख रही है मेरे को, सीट्स हैं, स्क्रीन टाइप है, कैसी है, मल्टीप्लेक्स है। मल्टीप्लेक्स ही है, मतलब उसमें कई तरह की स्क्रीन्स होती है ना। टिकट का प्राइस क्या है? इट इज़ करेक्ट टू असाइन मूवी आईडी एज द प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन। क्या हम मूवी आईडी को मूवी रिलेशन में प्राइमरी की कह सकते हैं? इफ़ नो देन सजेस्ट एनी अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। मूवी आईडी मूवी में सही लग रहा है, क्या आंसर? यस, है ना, मूवी आईडी प्राइमरी की बना सकते हैं, बिकॉज ईच मूवी हैज़ यूनिक मूवी आईडी, हर मूवी के पास खुद की यूनिक आईडी रहेगी। अगला, इज इट करेक्ट टू असाइन ऑडिटोरियम नंबर एज द प्राइमरी की इन द ऑडिटोरियम ऑडिट, यानी ये टेबल का नाम है, ऑडी रिलेशन। इफ नो देन सजेस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। यहाँ पे ऑडिटोरियम नंबर को क्या प्राइमरी की बना सकते हैं? नहीं। क्यों? ये कुछ ऑडिटोरियम नंबर याद करो, जब हम एनसीईआरटी कर रहे थे, तो ये कुछ इस तरह से अटेंडेंस रजिस्टर की तरह से है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑडिटोरियम में अलग अलग मूवीज चल सकती हैं, ऐसा कुछ है? इट इज़ नॉट करेक्ट। हाँ, तो एक ही ऑडिटोरियम में अलग अलग मूवीज चल सकती हैं, तो तुम ऑडिटोरियम नंबर के हिसाब से नहीं कर सकते। मान लो ऑडिटोरियम नंबर 1 पे मूवी ये चल रही है, ऑडिटोरियम 1 पे ही दूसरी मूवी चल रही है ना? एक ऑडिटोरियम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इट इज़ नॉट करेक्ट टू असाइन ऑडिटोरियम नंबर। तो हम क्या करते थे याद है? हम बच्चे का रोल नंबर और उस डेट उस दिन की हम अटेंडेंस लगाते हो, उन दोनों को प्राइमरी की करते थे, तो ये कंपोजिट एक तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट टू असाइन ऑडिटोरियम नंबर एज अ प्राइमरी की इन ऑडी रिलेशन, बिकॉज ऑडिटोरियम नंबर कैन बी रिपीटेड फॉर डिफरेंट मूवीज स्क्रीन्ड इन डिफरेंट ऑडिटोरियम।
तो ऑडिटोरियम नंबर रिपीट कर सकता है, मूवी का नंबर भी रिपीट कर सकता है ना। कई जगह धुरंधर दिख जा रही है, तो हम दोनों को मिला के यूनिक कर देते हैं ना, कि इस ऑडिटोरियम में ये मूवी चल रही है, तो ये एक यूनिक रिलेशन हो गया, दैट इज अ कंपोजिट प्राइमरी की। ऑडिटोरियम नंबर एंड मूवी आईडी शुड बी यूज्ड। कैसे पता करें जब ऐसा कोई बोलता है ना, इफ़ नो देन सजेस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। अगर तुम यस करके काम खत्म कर दोगे तो थोड़ा घबराओगे कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। जैसे इस केस में नहीं थी गलती। इज देयर एनी फॉरेन की, हाँ बता दिया। क्या है, मूवी आईडी। मूवी आईडी एट्रीब्यूट इन ऑडी रिलेशन इज अ फॉरेन की, जो कि रेफरेंस कर रहा है मूवी आईडी ऑफ द प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन। लिखना आना चाहिए बड़ा सा। यस लिखने के बाद सोच रहे हो क्या लिखना है, तो इस तरह से लिखना है। बोला उन्होंने वही है, मगर बताया कि मूवी आईडी जो है ये ऑडी रिलेशन में यूज़ हो रही है एज अ फॉरेन की, जो कि मूवी आईडी उठाई गई है प्राइमरी की फ्रॉम मूवी रिलेशन। कितना अच्छे से लिख दिया है। ओके। स्टूडेंट प्रोजेक्ट। अच्छा। अच्छा। तो अब स्टूडेंट और प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ काम आ गया है हमारे पास, टेबल आ गई है। नेम प्राइमरी की ऑफ द, बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले हम टेबल देख लेते हैं कि टेबल हमारे पास स्टूडेंट है, यहाँ पे रोल नंबर पड़ा है, उसका उसका नाम है। जितने अच्छे से टेबल देख लोगे उतना क्लियर हो जाएगा। क्लास है, क्लास 10th 11th और 12th के बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, सेक्शन दिख रहे हैं 1 2। और रजिस्ट्रेशन आईडी है बच्चों की, जो कि अलग है। सब में अलग अलग है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी तो अलग होती है। ठीक है। हैरानी की बात यह है कि आई मीन रोल नंबर भी अलग अलग है, मगर रजिस्ट्रेशन आईडी भी जो है इट इज़ अ कैंडिडेट की, ठीक है, अल्टरनेट की कह सकते हो अगर प्राइमरी इसको कह रहे हो तो। अब आते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नंबर है जो कि यूनिक है, यूनिक है, एकदम यूनिक है। नाम में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लाइब्रेरी, एम्प्लॉय, डेटाबेस, सब कुछ। सबमिशन डेट हमारी 2018 की है। ओके। असाइन करता है प्रोजेक्ट, असाइन रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ नहीं याद आया, कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है। ओके। तो यहाँ से हमारी फॉरेन की निकली। प्रोजेक्ट नंबर ये कहाँ से उठाया गया है, प्रोजेक्ट से उठाया गया है। तो हमने इस तरह से दोनों को मैप कर दिया इन द थर्ड प्रोजेक्ट असाइंड नाम की टेबल में। किस बच्चे को, यानी जैसे ये रोल नंबर 11 की रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर 11 को मिलेगा हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 101, दैट इज़ एयरलाइन डेटाबेस। इस पे काम कंप्लीट चाहिए मुझे इतनी तारीख से पहले, टीचर ने ऐसा कुछ बना दिया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। नेम प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल, हर टेबल की प्राइमरी की बताओ। यहाँ की रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर मान सकते हैं, सबके अलग अलग दिख रहे हैं। और तुम लिख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन की आईडी कुड ऑल्सो भी। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी भी कर सकते हो। क्या करा है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है, ये कर दिया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है अगर कोई यूनिकली डिफाइन कर रहा है तो। फाइंड फॉरेन कीज इन द टेबल ऑफ प्रोजेक्ट असाइन, ठीक है, फॉरेन कीज हमने बता दी, प्रोजेक्ट नंबर है, रजिस्ट्रेशन आईडी भी है, प्रोजेक्ट नंबर कॉलम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सब बता दिया है। अगला है कि एक बार पढ़ लेते हैं टेबल को तो आसान हो जाता है। इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द टेबल स्टूडेंट, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। स्टूडेंट टेबल में अल्टरनेट की है, हाँ। अगर रोल नंबर प्राइमरी है तो अल्टरनेट रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी इज द, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ईच स्टूडेंट को, ठीक है, तो रीज़न भी पूछा था तो बताना पड़ा। अगला है कि कैन अ यूज़र असाइन डुप्लीकेट वैल्यू फॉर द फील्ड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेबल। डुप्लीकेट कैसे होगा रोल नंबर के लिए, इट इज़ अ प्राइमरी की ना। तो नो, अ यूज़र कैन नॉट बी असाइन डुप्लीकेट बिकॉज प्राइमरी की ऑफ द टेबल एंड मस्ट बी यूनिक। ठीक है, सेम क्वेश्चन पे, सेम डेटा पे हमारे पास आ गया, तो आसान है, हमने पढ़ लिया है। ओके। अच्छा, दोबारा से सब कुछ दे रखा है। तो फॉर द बिलो डेटा स्टूडेंट प्रोजेक्ट वी आर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन, तो कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। इस बार रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन सेम चीज़, सब चीज़ सेम है आई गेस। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड विद मिसिंग रोल नंबर वैल्यू। क्या ऐसा कर सकते हैं? नो। रोल नंबर एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की है और इट कैन नॉट बी नल। इसलिए इंसर्ट करना किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिना रोल नंबर के, तो ये वॉयलेट करेगा हमारा नॉन नल कंस्ट्रेंट। यानी नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगला, इंसर्ट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड विद मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन आईडी इज़ नॉट प्राइमरी, ठीक है, तो नॉट नल चलेगा। क्या पता उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आने में टाइम लग गया हो, रोल नंबर उसको असाइन हो चुका हो, तो इन दैट केस हम कर सकते हैं इन द स्कीमा देयरफॉर इट इज रजिस्ट्रेशन आईडी एट्रीब्यूट इन द स्टूडेंट टेबल डज नॉट हैव अ नॉन नल कंस्ट्रेंट। अब मुझे नहीं पता है कहाँ से कंस्ट्रेंट देख रहे हैं, क्योंकि डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो इन अगर नॉन नल का कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम नल वैल्यू डाल सकते हैं बिल्कुल।
एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगला कह रहा है कि इंसर्ट अ प्रोजेक्ट डिटेल विदाउट सबमिशन डेट। अगर सबमिशन डेट नॉन नल है तो वो भी हो सकता है। हाँ, सबमिशन डेट एट्रीब्यूट नॉन नल है तो हम कर सकते हैं ऐसा। अगला है कि इंसर्ट अ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 206 कुछ है क्या, नहीं है, तो ऐसा रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं? 200 से तो हमारा कोई प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं होता, तो इन दैट केस नो, वी कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर इन प्रोजेक्ट असाइन टेबल सर्व एज अ फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की तरह सर्व करता है, जो कि रेफरेंस करेगा प्राइमरी की ऑफ प्रोजेक्ट टेबल। तो प्रोजेक्ट टेबल के अंदर प्राइमरी की प्रोजेक्ट नंबर है, जिसको फॉरेन की तरह यहाँ यूज़ करा जा रहा है। अब अगर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो कैसे रेफर होगा? सिंस प्रोजेक्ट नंबर 206 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोजेक्ट टेबल, इट कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द प्रोजेक्ट असाइन टेबल। ठीक है, चलो कुछ हैंड रिटन क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिफेंट इन द रूम हमारा पहला क्वेश्चन यही आता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और इसकी क्या एडवांटेज है और क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन याद हो तो मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तो एक साइड में बॉक्स आया था लेफ्ट साइड में, वो हमने डिस्कस किया था। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड मेंटेन डेटाबेसेस। ये हमने एनसीईआरटी में भी देखा कि डेटाबेस सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। पहली बात, क्या करता है, क्रिएट, मैनेज और मेंटेन करता है डेटाबेसेस को। एग्जाम्पल देंगे, माई एसक्यूएल हो गया, ऑरेकल हो गया, एम एस 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 हो गया। हमने वहाँ पे मोंगो डीबी भी देखा था एनसीईआरटी में, तो एग्जाम्पल देना मत भूलना, वो एग्जाम्पल बनाए ही इसलिए गए थे। एडवांटेज देखते हैं, डीबीएमएस की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। याद करो जब हमने फाइल सिस्टम की क्या क्या कमियां थी पड़ी थी, कि डेटा रिडंडेंसी होती है उसमें, तो यहाँ पे ये एडवांटेज आ जाएगी कि ये रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी, ये मेंटेन करता है डेटा कंसिस्टेंसी। फाइल सिस्टम में जो जो कमियां थी, तो देख रहे हो एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। अगर पेपर में फाइल सिस्टम के बारे में आता है तो तुम बता सकते हो कि उसकी क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी इसकी एडवांटेज है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी इन द डेटाबेस, तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, डेटा डुप्लीकेट ना हो उसको कम करता है ये डीबीएमएस। अगला है, मेंटेन करता है डेटा कंसिस्टेंट रहे और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है, इट प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये भी होता है कि डेटा को कौन एसेस कर पाएगा, एक लेवल बनाए जाते हैं कि कुछ ही लोगों को एक्चुअल डेटा, कोर डेटा को एसेस करने का अधिकार है, और उसके लिए ऑथराइजेशन एसेस बनाए जाते हैं, तो यहाँ से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगला, इट अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर डेटा एफिशिएंटली। अलग अलग यूज़र्स डेटा एफिशिएंटली शेयर कर पाएँ, ये भी प्रावधान है, ये भी कर सकता है। लिमिटेशंस ऑफ डेटाबेस, ठीक है, वहाँ पे दो ही दे रखे थे तो हम दो ही लिखेंगे, और एक्चुअल में ऐसा है कि उसकी डेफिनेशन हाफ मार्क्स, उसका एग्जांपल 2 मार्क्स की उसकी एडवांटेज हो गई, एंड लिमिटेशन हमारी 1 मार्क्स के अंदर हाफ ऑफ हो जाएगा कि इट इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग सिक्योरिटी। ठीक है, वही वही लिखा हुआ एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला ही पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। मैंने बताया हुआ है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है तब डीबीएमएस लगा रहे हैं तो इट विल हेल्प, मगर ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करेगा। जैसे अगर तुम्हें कहीं पे लॉक लगाना होता है तो वहाँ पे कई तरह के ताले होते हैं, तो जितना ज़्यादा कीमती सामान होता है उतना अच्छे से उसमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए, कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जिसके लिए तुम्हें एक लोगों को ट्रेनिंग अलग से देनी पड़ेगी, उसके लिए कॉस्ट होगी, मेंटेन करने की डेटाबेस सिस्टम को लाने के लिए एक अलग कॉस्ट होगी। ठीक है, और बैकअप के लिए अलग कॉस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस में आती है। इट इंक्रीज डेटा वर्नेलेबिलिटी, क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज स्टोरेज रहती है। अब वहाँ पे फाइल सिस्टम में तो हर किसी के पास अलग अलग थी, जिसकी वजह से मिसमैच भी हो सकता था, डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती थी। मगर यहाँ पे क्योंकि सेंट्रलाइज स्टोरेज है तो वर्नरेबल रहता है डेटा, क्योंकि अगर कोई सिस्टम फेलियर आ गया, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बैकअप, इसलिए चीज़ों को डुप्लीकेट रखना, मतलब अलग से सेफ रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन आता है, रिलेशन क्या होता है डेटाबेस में। मैं बार बार रिलेशन और टेबल एक साथ बोला कर रहा था इस पूरी वीडियो में, तो यहाँ पे एक अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है रिलेशन की, कि डीबीएमएस में क्या होता है और व्हाट आर इट्स 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। याद होगा हमने जब भी रिलेशन आरडीबीएमएस पढ़ रहे थे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, एट्रीब्यूट की, टपल्स की, और उसके अंदर डेटा जो किस तरह का स्टोर होता है, वो सब हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक नंबर में हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, बाकी 3 हमारे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा कि क्या इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ध्यान रखना जो एनसीईआरटी में पढ़ा है वही लिखना है। ठीक है, एक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टेबल। एक टेबल होती है कंसिस्टिंग ऑफ रोज कॉल्ड टपल एंड कॉलम्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। इसको कहते हैं स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग। अब तुम रोज एंड कॉलम्स लिख लेते, तुम्हें पता है जब टपल और एट्रीब्यूट तुमने सीख रखा है, तो क्यों ना उसको लिखा जाए, जिससे कि आंसर और अच्छा बने। तो हमेशा याद रखना, रोज कॉल्ड टपल लगा देना कहीं भी,
और कॉलम्स कॉल्ड एट्रीब्यूट लगा देना कुछ भी अगर तुम एक्सप्लेन करने जा रहे हो, या रोज़ के ब्रैकेट में टपल लिख देना। तो डेटाबेस रिलेशन क्या होता है डीबीएमएस में, कि रिलेशन इज अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स यूज टू स्टोर डेटा इन अ रिलेशनल मॉडल। एक रिलेशनल मॉडल में डेटा को किस तरह स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टपल एंड एट्रीब्यूट, इसी को कहते हैं रिलेशन, इसी टेबल को कहते हैं रिलेशन। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है रिलेशन की। पहली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट। क्या होता है इसमें कि ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन एज अ यूनिक नेम। हर एट्रीब्यूट का नाम यूनिक होगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिक नाम से डिफाइन करी जाएंगी, कॉलम के नाम होंगे। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन डज नॉट मैटर। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पहले तुम रोल नंबर लिखो बाद में लिखो, लिखना जरूर है उस टेबल में, कोई भी कॉलम का नाम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ टपल, अब एट्रीब्यूट देख ले, टपल की क्या है, ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। एक टपल यानी पूरी की पूरी रो जो है वो यूनिक रहेगी, दोबारा से वो सेम रो नहीं ऐड कर सकते उस टेबल में। अ सीक्वेंस ऑफ टपल इन अ रिलेशन डज नॉट मैटर। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, अगेन बोल रहा हूँ, तुम्हारा टपल सबसे ऊपर नाम हो, अगर रोल नंबर 1 है वो लास्ट में लिखा हुआ है तब भी वो वैसे ही फेच करेगा, है ना। अगर तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लाए तब अलग मैटर करता है, तो वो भी तुम कर सकते हो, वो भी तुम शो कर सकते हो, जब हम एसक्यूएल क्वेरीज देखेंगे वहाँ देखेंगे। द सीक्वेंस ऑफ टपल इन रिलेशन डज नॉट मैटर। सीक्वेंस नहीं मैटर करता। अगला आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। अब हमने एट्रीब्यूट और टपल देख लिया, अब डेटा, अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। रिलेशनल स्टेट, तो ऑल डेटा वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बिलोंग टू द सेम डोमेन और डेटा टाइप। मान लो अगर तुमने वैर कैर दे रखा है, या इंटीजर, जैसे मोबाइल नंबर हमने बोला था 10 उसका है ना, लेंथ का, तो वो इंटीजर ही तो होगा, तो डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता कि बीच में मोबाइल नंबर में तुमने ABCD लिख दी, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगला है ईच डेटा वैल्यू इन अ रिलेशन मस्ट बी एटॉमिक। एटॉमिक होना चाहिए एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अगेन हमारा जो 10 इंटीजर्स का, 10 नंबर्स का जो मोबाइल नंबर होता है, ये हमने एग्जांपल एनसीईआरटी में देखा था, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो ये एटॉमिक रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम इससे और कुछ फर्दर डिवाइड कर सको। सर मैं, अगला है नो एट्रीब्यूट कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल टपल। थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में या समझने में, विजुअलाइज करने में, आराम से समझना। नो एट्रीब्यूट यानी कोई कॉलम, कोई ऐसा कॉलम नहीं होगा जिसके अंदर रो में बहुत सारी वैल्यूज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे घर में 2 मोबाइल नंबर है तो अलग अलग कॉलम बनाया जाएगा, अलग एट्रीब्यूट लिखा जाएगा कि मोबाइल फ़ोन 1, मोबाइल फ़ोन 2, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो सिंगल टपल में नहीं होगा ऐसे कि हमने सिंगल टपल में लिख दिया। तो स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल, नल लगा सकते हैं, इज यूज टू रिप्रेजेंट द अननोन और अनएप्लीकेबल वैल्यू। अगर कोई मान लो अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता, तो उसके लिए अगर हम, उसने नहीं दिया है, तो जब भी हम क्वेरी करेंगे उसको, तो आउटपुट में हमारा नल आएगा, बिकॉज हमारे पास उस गार्जियन का, जो हमने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखे थे, उसका नंबर नहीं है। तो इस तरह से 1+3 पॉइंट्स है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, प्रॉपर्टी 3 तरह की है, एट्रीब्यूट, टपल और डेटा की। एट्रीब्यूट के अंदर यूनिक नेम आएगा और ऑर्डर मैटर नहीं करता। टपल के अंदर डुप्लीकेट नहीं आ सकते टपल, और ऑर्डर मैटर नहीं करता। और डेटा के अंदर डेटा टाइप एक स्पेसिफाइड होगा, रिलेशन और एटॉमिक रहेगा। अगला है कि मल्टीपल वैल्यू नहीं आ सकती, और नल का यूज़ करा जा सकता है।